चैप्टर 1151 टू 1160। आमतौर पर कबीलों के सैनिकों को केवल तभी भेजा जाता था जब दोनों कुलों के बीच युद्ध होता था। शीर्ष विशेषज्ञों के बीच टकराव के विपरीत एक बार कबीले के सैनिकों को भेजे जाने के बाद यह दो गुटों के बीच जीवन मरण की लड़ाई में बदल जाएगा। सामान्यतया कोई भी बल दो चरम सीमाओं पर निर्भर करता है। उच्च अंतपक्ष शीर्ष युद्धक शक्ति थी जो कानून घोषणा क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। अन्य निम्न अंतपक्ष स्वाभाविक रूप से इन बलों या ताओ सोल्जर लीजन में कबीले के सैनिकों पर निर्भर थे। ये दो सबसे भयानक हथियार थे। एक बार जब वे प्रकट हो गए तो इसका मतलब यह होगा कि वे मौत से लड़ेंगे। अब लुप्त हो रहे छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले के कानून के प्रकटीकरण क्षेत्र के विशेषज्ञों को येज़िवेन ने लगभग पनडुब्बी बना दिया था। इसलिए एकमात्र शेष हथियार जिसमें निवारक शक्ति थी वह कबीले सैनिक सेना थी। जब सैकड़ों हजारों लोग आपकी ओर दौड़े चले आएंगे तब आप समझ जाएंगे कि आतंक क्या होता है। सैकड़ों हजारों लोग कम से कम अर्धचरण पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। सबसे मजबूत पहले से ही कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। जब वे एक सेना में इकट्ठे हो गए और तुम्हारे सामने प्रकट हुए तो यह एक भयानक बात थी। जब वे बाहर निकले तो अनगिनत समुद्री जल दूर धकेल दिया गया जो एक अतुलनीय रूप से भयानक और क्रूर पक्ष को प्रकट करता था। जब वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लैन के कबीले के लोगों की एक टीम लोहे के कवच में लिपटी हुई थी और उनके सामने लंबे भाले लिए हुए थे तो हर कोई सही मायने में समझ गया था कि वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लैन फलते फूलते क्लाउड सी रीजन पर हावी क्यों हो सकता है। यह कानून घोषणा क्षेत्र के उन विशेषज्ञों से कहीं अधिक पर निर्भर था। बड़ी संख्या में कबीले के सैनिक भी थे। अतीत में उनमें से 10,000 भी फले फूले बादल सागर क्षेत्र में एक प्रथम श्रेणी के बल का सफाया करने के लिए पर्याप्त थे। फले फूले बादल सागर क्षेत्र में प्रथम श्रेणी की सेना और 6 अधिपतियों के बीच का अंतर महत्वहीन नहीं था। यह उतना नहीं था जितना कि बहुत से लोगों ने सोचा था। यह एक छोटा सा फासला था लेकिन बहुत बड़ा फासला था। यही कारण था कि इतने सालों तक फलते फूलते बादल सागर क्षेत्र में प्रथम श्रेणी की सेना का उत्थान और पतन जारी रहा, लेकिन 6 अधिपति अभी भी 6 अधिपति थे। 10,000 लोगों के साथ वे प्रथम श्रेणी की सेना का सफाया कर सकते थे। जब समुद्र पर सैकड़ों हजारों लोग दिखाई दिए तो न केवल येज़िवेन चौंक गए बल्कि कई जासूस जो गायब छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के आसपास के क्षेत्र में दुबके हुए थे वे भी इस समय चौंक गए। चूंकि दोनों गुटों को भारी नुकसान हुआ था इसलिए कई ताकतों ने अपने जासूसों को दो कुलों की पैतृक भूमि के पास बेईमानी से रखना शुरू कर दिया। अभी अभी लड़ाई बहुत अचानक हुई थी और उनके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था, लेकिन अब आखिरकार उन्हें होश आ गया। हे भगवान, क्या वह लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले का सिपाही है? अतीत में यह पहले से ही एक मामला था जिसने पूरे समुद्र क्षेत्र को हिला दिया था अगर वह 10,000 लोगों को आकर्षित कर सकता था, लेकिन अब सैकड़ों हजारों लोग प्रकट हुए हैं। क्या येज़िवेन इतनी मजबूत हो गई हैं? इस बार येज़िवेन ने वास्तव में लुप्त हो रहे छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले को पूरी तरह से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। हजारों सालों से किसी ने कभी भी गायब होने वाले छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले को इस तरह के लिए मजबूर नहीं किया है। यहाँ तक अन्य 5 अधिपति भी ऐसा नहीं कर सकते। यह स्वाभाविक है। अन्य अधिपतियों के बड़े व्यवसाय हैं। चीजों को करते समय उन्हें सावधान रहना होगा। सामान्य परिस्थितियों में गायब होने वाली छाया जहरीली मगरमच्छ कबीले को ऐसे बिंदु पर मजबूर करना असंभव है। एक बार ऐसा हो गया तो यह हार की स्थिति होगी। इस लड़ाई में इस बात की परवाह किए बिना कि येज़िवेन बच सकता है या नहीं, वह फलते फूलते बादल सागर क्षेत्र में प्रसिद्ध हो जाएगा। वह शेनहुआ बन जाएगा, एक किंवदंती। एक और 1000 साल या 10,000 साल बाद भी ऐसे लोग होंगे जो उनकी कथा की प्रशंसा करेंगे। भले ही लोग येज़िवेन के बारे में कितने ही आशावादी क्यों न हों, इस समय लुप्त हो रहे छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले के हजारों सैनिकों का सामना करते हुए वे येज़िवेन के बारे में अब और आशावादी नहीं थे। हालांकि वे उन उच्च अंत विशेषज्ञों के 2 तुरुप के पत्ते के रूप में जाने जाते थे, वास्तव में सभी के लिए दाओ सैनिक सेना वास्तव में भयानक अस्तित्व थी, खासकर जब एक व्यक्ति सैकड़ों हजारों कबीले सैनिकों की सेना का सामना कर रहा था। जब तक वे घिरे हुए थे वे मर चुके होंगे। इन कबीले के सैनिकों का पालन पोषण विभिन्न कुलों द्वारा बड़े प्रयास से किया गया था। वे सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड थे और सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले निवारक हथियार भी थे। जिन संसाधनों का उन्होंने आनंद लिया वे कुलों में कई प्रतिभाओं से भी अधिक थे। हालांकि जिन संसाधनों का उन्होंने आनंद लिया वे थे जो उनकी क्षमता और प्रतिभा को निचोड़ते थे और उन प्रतिभाओं से थोड़े अलग थे। इतने सारे लाभों का आनंद लेते हुए ये कबीले सैनिक अक्सर वफादार और मौत से नहीं डरते थे। भले ही यह एक कानून घोषणा विशेषज्ञ 7वें स्तर, 8वें स्तर या इससे भी अधिक हो, इतने सारे कबीले सैनिकों का सामना करते हुए एक बार घिरे होने के बाद यह एक मृत अंत होगा। घेराव से पहले ही वे बच सके। ऐसी सेना का सामना कोई नहीं करना चाहेगा। बेटा, तुम मर चुके हो, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस समय कानून के क्षेत्र का एक विशेषज्ञ चिल्लाया।
इस छोटे कमीने को अपने कार्यों के लिए कीमत चुकाने का समय आ गया है। किसी ने भी हमारे कबीले को बिना कीमत चुकाए इस हद तक मजबूर नहीं किया है। मरना, मरना, मरना। सैकड़ों हजारों लोगों की इस कबीले सैनिक सेना ने लगातार मरो शब्द चिल्लाया और येज़िवेन से संपर्क किया। न केवल वे चाहते थे कि दुश्मन मर जाए, बल्कि वे मौत से भी बेखबर थे। इस समय वे गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले कानून अभिव्यक्ति विशेषज्ञों ने भी येज़िवेन को बेहोश कर दिया, इस डर से कि वह भाग जाएगा। वास्तव में इस समय हर कोई सबसे ज्यादा डर गया था कि येज़िवेन भाग जाएगा। यह सबसे संभावित परिणाम भी था। अधिकांश लोगों की पहली प्रतिक्रिया जब उन्होंने कबीले सैनिक सेना को देखा तो वे मुड़ गए और भाग गए। हालांकि जिस बात ने उन्हें थोड़ा अजीब महसूस कराया वह यह थी कि येज़िवेन ऐसी नहीं थी। उसका भागने का जरा सा भी इरादा नहीं था। इसके बजाय उन्होंने बस धीरे से कहा, इसे खत्म करने का समय आ गया है। यदि यह बल भी मिट गया है तो इसका नाम हटाने का समय आ गया है। वोलो मैनिफेस्टेशन रियलम वैनिशिंग शैडो जहरीला मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ येज़िवेन की बातें सुनकर थोड़ा दंग रह गए। क्या वह पागल है? यदि उसके सामने लाखों सुअ भी हों तो उन सबको मारने में रात दिन की बात न होगी। क्या अधिक है, सैकड़ों हजारों संभ्रांत लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले विशेषज्ञ थे। क्या उसने इतने लुप्त होते छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों को देखा कि वह मूर्खतापूर्ण रूप से डर गया था? येज़िवेन थोड़ा मुस्कुराए। उसके शरीर पर आभा तुरंत प्रफुल्लित होने लगी। थोड़ा थोड़ा करके यह पागलपन से बढ़ गया। क्या अब अंतिम समय में प्रयास करने के लिए बहुत देर नहीं हो गई है? हा, भले ही कोई देवता आज पृथ्वी पर उतरता है, वह आपको नहीं बचा सकता। लुप्त होती छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले कानून घोषणा विशेषज्ञ हंसे जैसे कि उन्होंने दुनिया में सबसे हास्यास्पद चीज देखी हो। उन्होंने सोचा कि येज़िवेन बनाने की कोशिश कर रहे थे अपनी ताकत में सुधार करने के लिए आखिरी मिनट का प्रयास। हाँ, भले ही प्राचीन देवता घूमे और पुनर्जीवित हों, वे आपको नहीं बचा सकते। भाड़ में जाओ छोटे कमीने। तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें जिम्मेदार होना होगा, चाहे उन्होंने उसका कितना भी अपमान किया हो। येज़िवेन ने पलटवार नहीं किया। मरे हुए आदमी से कौन झगड़ा करेगा? बूम! अचानक आकाश और पृथ्वी के बीच वज्रपात हुआ। अंतहीन काले बादल धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे, एक के बाद एक बादल की परत बनती गई। इन बादलों में अनगिनत गड़गड़ाहट और बिजली चमक रही थी। बूम! पूरी दुनिया में गड़गड़ाहट जोर से और गूंज रही थी। अंतहीन गरजने वाले बादल इकट्ठा होने लगे और उसमें बिजली के ड्रैगन उमड़ पड़े। क्या चल रहा है? हर कोई आसमान में इकट्ठा होने वाले असीम बादलों को एकटक देखता रहा। यदि यह बादलों की साधारण परत होती तो वे बिल्कुल परवाह नहीं करते। उपस्थित सबसे कमजोर व्यक्ति भी बादलों की एक बड़ी परत को लापरवाही से नष्ट कर सकता है। हालांकि वास्तविक समस्या यह थी कि यह बादलों की सामान्य परत नहीं थी। वे वास्तव में बादलों की असीम परत से स्वर्गीय शक्ति को महसूस कर सकते थे। हाँ, यह स्वर्गीय शक्ति थी। स्वर्ग की शक्ति विशाल और शक्तिशाली थी। यह सीधे आत्मा में चला गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई प्रजाति या किस प्रकार का विशेषज्ञ है, वे सभी स्वर्ग के लोग थे। शक्तिशाली स्वर्ग की शक्ति के तहत कोई अंतर नहीं था। सैकड़ों हजारों सैनिकों में भी खलबली मच गई। सामान्यतया उन्हें पहाड़ की तरह अचल कहा जा सकता है। यहाँ तक अगर उन्हें आग के समुद्र में कूदने के लिए कहा जाता तो भी वे अपनी भौहें नहीं चढ़ाते थे। वे सीधे कूद पड़ेंगे। कबीले में इतने सालों तक ब्रेन वॉश करने के बाद उन्होंने लंबे समय तक अपने मन में कबीले के वर्चस्व का विचार बिठाया था। यह अटूट था। लेकिन इस तेजी से तीव्र स्वर्ग की ताकत के सामने मौत से बेखबर ये कबीले के सैनिक शांत नहीं हो सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के योद्धा थे, वे सभी स्वर्ग से बहुत डरते थे। चाहे वे धर्मी हो या दुष्ट योद्धा, वे सब एक समान थे। उनके लिए स्वर्ग की शक्ति के तहत कांपना सामान्य था। स्वर्गीय क्लेश, कोई स्वर्गीय क्लेश से गुजरने वाला है। सबके हाव भाव बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई वास्तव में यहाँ स्वर्गीय क्लेश से गुजरेगा। सबसे भयानक बात यह थी कि सभी की नज़र असीम काले बादलों पर थी। इस स्वर्गीय क्लेश का पैमाना असीम होना चाहिए। यह जितना अधिक असीम था उतना ही भयानक स्वर्गीय क्लेश था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किसी का स्वर्गीय क्लेश इतना बड़ा हो सकता है। क्या यह व्यवस्था के चरण के दायरे में आगे बढ़ने पर स्वर्गीय क्लेश हो सकता है? कानून के क्षेत्र के उन विशेषज्ञों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस स्वर्गीय क्लेश की भावना बहुत परिचित थी। यह वही अनुभव था जब वे व्यवस्था के चरण क्षेत्र के अविस्मरणीय स्वर्गीय क्लेश से गुजरे थे। हालांकि जब वे स्वर्गीय क्लेश से गुजरे तो यह इस पैमाने के 10वें हिस्से से कम था। अविस्मरणीय एहसास ने उन्हें जीवन भर इसे भूलने में असमर्थ बना दिया। वास्तव में कई प्रतिभाओं में से भी जो कानून के चरण के दायरे के स्वर्गीय क्लेश से बच सकते थे, वे 10वें से भी कम थे। उनके लिए यह एक बुरा सपना था जिसे वे याद नहीं करना चाहते थे। जब वे स्वर्गीय क्लेश से गुजरे तो वे लगभग मर गए। अब जबकि उन्होंने इस स्वर्गीय क्लेश को फिर से महसूस किया है, कोई भी उनके हृदयों में मनोदशा की कल्पना कर सकता है।
उन सभी के भावों में भारी परिवर्तन आया। इस समय उन्हें याद आया कि येशिवेन कानून के आधे चरण के दायरे में देर से आ रहे थे। वह कानून के चरण के दायरे को तोड़ने के मोड़ पर था। लेकिन अतीत में हर कोई यह भूल गया था कि इलियानहिंग, ई वुफा और ई चांगजेई जैसे अस्तित्व भी उसके हाथों में आ गए थे। कितने लोगों ने उसे आधा कदम कानून के चरण के दायरे में देर से मंच के योद्धा के रूप में मानने का साहस किया। लेकिन इसके बारे में सोचते हुए येशिवेन केवल एक आधा कदम कानून घोषणापत्र था, फिर भी वह कानून अभिव्यक्ति विशेषज्ञों को हरा सकता था। ऐसा भयानक स्वर्ग का प्रतिशोध होना सामान्य लग रहा था। एक बार येशिवेन ने स्वर्ग के प्रतिशोध को पार कर लिया। फलते फूलते बादल सागर क्षेत्र में कोई भी उसे रोक नहीं सकता था, लेकिन आधार यह था कि वह इसे पार कर सकता था। क्या वह सबके सामने स्वर्ग के प्रतिशोध को पार करने जा रहा है? क्या यह मौत को दावत देना नहीं है? वास्तव में येशिवेन मौत को दावत दे रही थी। हर किसी की नज़र में येशिवेन गायब छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले और जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले से डरता था, इसलिए वह अपनी ताकत में सुधार करने के लिए स्वर्ग के प्रतिशोध को पार करना चाहता था। यह ऐसा था जैसे उसने इस क्षण अपना दिमाग खो दिया हो और यह निर्णय लिया हो। सभी बेचैन रहने लगे। स्वर्ग के प्रतिकार के सामने हर कोई बहुत छोटा लग रहा था। भले ही वे सभी जानते थे कि यह येशिवेन का प्रतिशोध था, फिर भी जब उन्होंने इन स्वर्ग के प्रतिशोध को देखा तो सभी को कांपने का एहसास हुआ। येशिवेन ने आकाश में संकट के बादलों को देखा और उनका मूड बेहद गंभीर था। यहाँ स्वर्ग के प्रतिशोध को पार करना इतना आसान नहीं होना तय था। हुआ लगभग एक पल में आकाश बिना किसी चेतावनी के बिजली के हथियारों की बारिश करने लगा। अनगिनत कृपाण, भाला, तलवार और बिजली से बनी परशु आकाश से गिरे और सीधे समुद्र में जा गिरे। बूम बूम बूम, हर जगह पागल विस्फोट थे। स्वर्ग के प्रतिशोध के कफन के नीचे ये लाखों गायब छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले की सेना पागलों की तरह नीचे गिर गई। वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले की सेना, जो पहले साफ सुथरी थी, सभी अराजकता में थी। किसी को भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी, विशेष रूप से सबसे बाहरी क्षेत्र में गायब होने वाली छाया जहरीली मगरमच्छ कबीले की सेना। स्वर्ग के प्रतिशोध की अधिकांश शक्ति को वहन करते हुए उन्हें एक ही बार में भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि ये वैनिशिंग शैडो पॉइजनस क्रोकोडाइल क्लैन के कबीले कुलीन थे, ज्यादातर समय वे बड़ी संख्या में जीतते थे। उनमें से कई तो केवल आधा चरण पारलौकिक क्षेत्र थे, कई महान संतों की तुलना में सिर्फ अधिक संभ्रांत। भले ही समृद्ध बादल सागर क्षेत्र छोटा था, वास्तव में महान संत को केवल एक साधारण व्यक्ति के रूप में ही माना जा सकता था। केवल अर्धचरण पारलौकिक क्षेत्र से ऊपर वालों को ही एक छोटा गुरु माना जा सकता है। पारलौकिक क्षेत्र से ऊपर के लोगों को प्रभावशाली व्यक्ति माना जा सकता है। केवल वे जो कानून के प्रकटीकरण के दायरे में हैं वे ही महान शक्ति धारण कर सकते हैं। साधारण स्वर्ग का प्रतिशोध उनके लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करता था कि यह किस प्रकार का स्वर्ग का प्रतिशोध है। यह स्वर्ग का प्रतिशोध था जिसे येशिवेन ने पार कर लिया था। यह स्वर्ग का सबसे बड़ा प्रतिशोध था जिसका सामना येशिवेन को तब से करना पड़ा था जब से वह कानून घोषणा क्षेत्र का विशेषज्ञ बन गया था। यह स्वर्ग के प्रतिशोध का एक रूप था जो सामान्य स्वर्ग के प्रतिशोध की तुलना में 10 गुना या 100 गुना अधिक भयानक था। यहाँ तक अगर यह विशेष रूप से उन पर लक्षित नहीं था तो भी प्रभावित होने से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। यह केवल पहली लहर थी और पहले से ही सैकड़ों संभ्रांत कबीले के सैनिक थे जो प्रतिक्रिया करने से पहले ही मौके पर ही मर गए। इस समय लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले के कानून घोषणापत्र विशेषज्ञों ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। येशिवेन का इरादा स्वर्ग के प्रतिशोध के साथ उनकी कबीले सेना का सफाया करने का था। यदि यह केवल वह होता तो येशिवेन खुद को थका देने के बाद भी सैकड़ों हजारों कबीले सैनिकों से निपटने में सक्षम नहीं होता। हालांकि स्वर्ग के प्रतिशोध की मदद से स्थिति पूरी तरह से अलग थी। अगर वे होते तो शायद यह समस्या नहीं होती। वे पहले ही कानून के घोषणापत्र के दायरे में प्रवेश कर चुके थे। उनका बल असाधारण था। इसके अलावा स्वर्ग का प्रतिशोध उन पर लक्षित नहीं था, यह मुख्य रूप से येशिवेन पर लक्षित था, इसलिए उनसे निपटने के लिए यह अपर्याप्त था। हालांकि इन कबीले सैनिकों से निपटने के लिए यह पर्याप्त से अधिक था। ये स्वर्ग का प्रतिशोध अत्यंत भयानक था। वे सब के सब संस्करण स्वर्ग के प्रतिशोध थे। अगर ये कबीले के सैनिक इससे छूते तो गंभीर रूप से घायल हो जाते। अगर उन्हें मौके पर मारा गया तो यह एक मृतंत होगा। इन स्वर्ग के प्रतिशोध का उपयोग येशिवेन जैसे राक्षस को मारने के लिए किया गया था। ये कबीले के सिपाही इसका सामना कैसे कर सकते थे? प्रारंभ में सीमा इतनी बड़ी नहीं हो सकती है। हालांकि अधिक से अधिक कबीले के सैनिकों ने स्वर्ग के प्रतिशोध की सीमा में प्रवेश किया, जिसने सीधे स्वर्ग के प्रतिशोध को प्रेरित किया। स्वर्ग के प्रतिशोध की सीमा का विस्तार हुआ, पूरे लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले की पैतृक भूमि को घेर लिया। यहाँ तक अगर स्वर्ग के प्रतिशोध के अवरोही संस्करण ने कबीले के सैनिकों को नहीं मारा तो यह सीधे समुद्र के तल में पैतृक भूमि में गिर गया।
यद्यपि पुरखों की भूमि में विभिन्न सरणियों की व्यवस्था की गई थी, वे इस तरह की हिंसक बमबारी का सामना नहीं कर सकते थे। ऐसी हिंसक बमबारी का किस तरह का व्यू सामना कर सकता है? यह स्वर्ग का प्रतिशोध था, जो स्वर्ग के प्रतिशोध का प्रतिनिधित्व करता था। कैसे उनकी छोटी लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीला स्वर्ग के प्रतिशोध के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है? वह हमारे कबीले की नींव को नष्ट करने जा रहा है। एक लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले का कानून प्रकटीकरण दायरे बड़े ने कहा। तुम निर्दयी हो। उसने कांपती उंगलियों से येज़िवेन की ओर इशारा किया। क्या तुम्हें स्वर्ग को नुकसान पहुंचाने का डर नहीं है? स्वर्ग, यदि स्वर्ग की आंखें हैं तो वह मजबूत का सम्मान करेगा। आपके लुप्त छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले ने अनगिनत बार इस तरह का सर्वनाश किया है। आप अनगिनत वर्षों के लिए अधिपति हो सकते हैं। यह देखा जा सकता है कि स्वर्ग के पास आंखें नहीं हैं। आंखें होते हुए भी बलवान का आदर करेगी। येक्षिवेन ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसने केवल उपहास किया और कहा, यदि स्वर्ग की आंखें होती तो गायब होने वाली छाया जहरीली मगरमच्छ कबीले का अनगिनत बार विनाश हो जाता। जंगल का कानून ही स्वर्ग के नियमों में से एक था। क्या आपको नहीं लगता कि यह समृद्ध बादल सागर क्षेत्र बहुत छोटा है? यह इतने सारे अधिपतियों को समायोजित नहीं कर सकता है। येज़िवेन ने आह भरते हुए कहा, आखिर मैं एक इंसान हूँ। इस कबीले ने मुझे शरीर दिया और मेरी आत्मा को ढाला। मैं इस जीवन में इससे छुटकारा नहीं पा सकता। जल्दी करो, पीछे हटो। वे लुप्त होती छाया विशैला मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ चिल्ला उठे। लेकिन इस समय पीछे हटना इतना आसान नहीं था। स्वर्ग का प्रतिशोध उन पर पहले से ही बंद था। हालांकि यह उन्हें निशाना नहीं बना रहा था, लेकिन उनके लिए बचना इतना आसान नहीं था। वे बिल्कुल नहीं बच सके। कहने की बात नहीं, वे येक्षिवेन की गति के साथ कैसे चल सकते थे? इसके अलावा स्वर्गीय प्रतिशोध केवल येक्षिवेन का अनुसरण कर रहा था। ऐसी स्थिति में जहां येज़िवेन उनका बारीकी से पीछा कर रही थी, उन्हें अचानक भारी नुकसान उठाना पड़ा। अभी कुछ ही समय हुआ था। स्वर्ग के प्रतिशोध के तहत लाखों लोगों में से दसियों हजार लोग मारे गए। उल्लेख नहीं करने के लिए नीचे की पैतृक भूमि में स्वर्ग के प्रतिशोध से अनगिनत सरणियां नष्ट हो गईं। वहां गड़बड़ थी। अनगिनत लुप्त होती छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले के लोग भाग गए। वे बचना चाहते थे, लेकिन सरणी सक्रिय होने के बाद बचना इतना आसान नहीं था। वे केवल उन सरणियों को स्वर्ग के प्रतिशोध के तहत पूरी तरह से नष्ट होते हुए देख सकते थे। मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। लुप्त होती छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ ने कांपते हुए येज़िवेन को देखा। वह इतना क्रोधित था कि उसका चेहरा नीला पड़ गया। वह अचानक येक्षिवेन की ओर दौड़ा। इस समय कई अन्य लॉ मैनिफेस्टेशन विशेषज्ञ भी येक्षिवेन की ओर दौड़ पड़े। उन सभी ने देखा कि इस संकट को हल करने का एकमात्र तरीका येज़िवेन को मारना था। यदि येज़िवेन की मृत्यु हो जाती है तो स्वर्ग का प्रतिशोध स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएगा। वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले को अभी भी बचाया जा सकता था। अगर वे येज़िवेन को नहीं रोक पाए तो गायब होने वाली छाया जहरीला मगरमच्छ कबीला खत्म हो जाएगा। येज़िवेन ने अपने हाथ फैलाए। उसके शरीर में अनगिनत वज्र और बिजली जोड़ी गई। उसके शरीर पर बिजली के सांपों और बिजली के ड्रैगन की तुलना में कबीले सैनिक सेना द्वारा सामना किए गए स्वर्ग का प्रतिशोध कुछ भी नहीं था। एक समय के लिए उसका पूरा व्यक्तित्व इन गड़गड़ाहट और बिजली के समुद्रों में पूरी तरह से नष्ट हो गया था। आम लोगों की नज़र में यह पहले से ही एक बड़ी आपदा थी, लेकिन येज़िवेन के लिए यह सिर्फ एक क्षुधावर्धक था। वह कितने कष्टों से बचे थे। वह क्लेश दूसरों के लिए बहुत सरल था। उनके लिए जीवित रहना असंभव था। हालांकि येक्षिवेन के लिए यह सामान्य था। यह सिर्फ एक क्षुधावर्धक था। हालांकि क्षुधावर्धक पहले से ही इतना भयानक था। पूरा गायब छाया जहरीला मगरमच्छ कबीला इसका सामना नहीं कर सका। स्वर्ग का प्रतिशोध शक्तिशाली और अप्रत्याशित था। लुप्त हो रहे छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ येज़िवेन को मारने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे। इस समय वे केवल दर्द में चीख सकते थे, क्योंकि स्वर्ग के प्रतिशोध ने उन्हें एक खूनी गड़बड़ी में डाल दिया था। येज़िवेन के जितना करीब होगा, स्वर्ग का प्रतिशोध उतना ही सघन और भयानक होगा। येज़िवेन का तानाशाह शरीर खुला हुआ था और उसका शरीर हरे धुएं का उत्सर्जन कर रहा था। उनके शरीर की कई हड्डियां फट चुकी थीं और मांस झुलस चुका था। वे कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि किस प्रकार का व्यक्ति इस प्रकार के स्वर्गीय क्लेश का कारण बन सकता है। शायद उसने वास्तव में स्वर्ग के क्रोध और लोगों के आक्रोश को सहा था। यहाँ तक कि स्वर्ग भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसे मार डालना चाहता था। यदि यह स्वर्ग का प्रकोप नहीं था तो केवल एक ही संभावना थी। उनके सामने जो व्यक्ति था वह एक महादैत्य था। तभी स्वर्ग उसे दंडित करने के लिए ऐसा स्वर्ग का प्रतिशोध भेजेगा। क्या यह कानून के प्रकटीकरण के दायरे का स्वर्ग का प्रतिशोध है? यहाँ तक कानून घोषणा क्षेत्र के विशेषज्ञों के रूप में उनके पास इससे निपटने का कोई तरीका नहीं था। यदि यह एक साधारण आधा चरण कानून घोषणा पत्र क्षेत्र का योद्धा होता तो वह केवल एक चाल में मारा जाता। इसे ब्लॉक करने में सक्षम होने का जिक्र नहीं है।
इस समय वे पहले से ही पछताना शुरू कर चुके थे। उन्होंने येक्षिवेन को भड़काने के लिए खेद व्यक्त किया। अगर उन्होंने येक्षिवेन को नहीं उकसाया तो सब कुछ अलग हो सकता है। हालांकि उनके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। सबने अपने अपने साधनों का प्रयोग किया। इस स्वर्ग के प्रतिशोध के तहत जीवित रहना आसान नहीं था। हालांकि येज़िवेन का इस स्थिति में चुपचाप खड़े रहने का इरादा नहीं था। उसने देखा कि स्वर्ग के प्रतिशोध में उसकी गति भी बहुत तेज थी। एक पल में वह पहले से ही एक लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म विशेषज्ञ के सामने झपट चुका था। बूम! हवा को भेदने वाली तेज आवाज के साथ येज़िवेन की हथेली विशेषज्ञ के शरीर में घुस गई। कानून घोषणा क्षेत्र विशेषज्ञ, जो स्वर्ग के प्रतिशोध से पीड़ित था, येज़िवेन के प्रहार का विरोध नहीं कर सका। येज़िवेन ने तुरंत उसे हथेली से उड़ा दिया। वह वज्र और बिजली के समुद्र में पूरी तरह से डूबा हुआ था। थोड़ी ही देर में वह चारकोल में चकनाचूर हो गया। वास्तव में येक्षिवेन को एक चाल चलने की भी जरूरत नहीं थी। जब तक वह किसी के पास खड़ा होता, वह अनगिनत गड़गड़ाहट और बिजली को आकर्षित कर सकता था, उन्हें तोड़कर मौत के घाट उतार देता था। वह एक मनहूस की तरह था। वह जहां भी जाता, कानून घोषणा क्षेत्र के विशेषज्ञ तुरंत मर जाते। हालांकि इन कानून घोषणा पत्र क्षेत्र के विशेषज्ञों के पास, जो स्वर्ग के प्रतिशोध से उलझे हुए थे, उनके पास छोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। वे केवल येक्षिवेन को उन पर झपटते हुए देख सकते थे। फलते फूलते बादल सागर क्षेत्र के अंतहीन समुद्री क्षेत्र के ऊपर लाखों डाउ सैनिकों की शक्तिशाली सेना बह गई। वे जहां से भी गुजरे, सभी प्रमुख सेनाएं हतप्रभ रह गईं। उन्होंने 3 दाव सैनिकों से बनी सेना को ऐसे देखा जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो। शक्तिशाली सेना एक अज्ञात दिशा में मार्च करती दिख रही थी। क्या यह लाइट केव, गुई युआन संप्रदाय और सी ड्रैगन मैंशन के दाव सैनिक नहीं हैं? हे भगवान, तीनों दल सेना में क्यों शामिल हुए? क्या मानव पक्ष पर कोई बड़ा ऑपरेशन है? एक समुद्री कबीले विशेषज्ञ ने इसे देखा दृश्य और असमंजस में कहा। यद्यपि वे सभी अधिपति थे, समुद्री वंश के अधिपतियों की तुलना में मानव अधिपति निस्संदेह बहुत अधिक निम्न कुंजी थे। उन्होंने शायद ही कभी समुद्री कबीले के अधिपतियों की तरह छापा मारा और कुलों को नष्ट कर दिया। आमतौर पर यह एक बड़ी घटना थी जब डाउ सैनिकों को भेजा गया था। इतने सारे डाउ सैनिकों के सेना में शामिल होने का उल्लेख नहीं किया गया था। लाखों डाउ सैनिकों की एक टुकड़ी पूरे फले फूले बादल सागर क्षेत्र को समतल करने के लिए पर्याप्त थी। यहां तक कि एक समुद्री वंश का अधिपति भी इसका विरोध नहीं कर सका। भले ही अधिपति पैतृक भूमि में छिपा हो, मृत्यु से बचना मुश्किल होगा। बेशक ऐसे में इन दाव सैनिकों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। 3 मानव अधिपतियों के लिए इतने सारे दाव सैनिकों को भेजने के लिए समुद्री कबीले के अधिपति के प्रतिद्वंद्वी के अलावा यह एक विदेशी दुश्मन का आक्रमण था। यही एकमात्र संभावना थी। यदि कोई विदेशी शत्रु आक्रमण करता था तो वह केवल इतना ही नहीं था, उनके लिए कोई भी समाचार प्राप्त न करना असंभव था। मूल रूप से पूरे फूले हुए बादल सागर क्षेत्र में बल जीवित रहने के लिए इन 6 प्रमुख बलों पर निर्भर थे। दूसरे शब्दों में, यदि कोई विदेशी शत्रु आक्रमण होता तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या में विशेषज्ञों की भर्ती की जाती। यहां तक सेना में दाव सैनिकों को भी तोप के चारे के रूप में भर्ती किया जाएगा। लेकिन चूंकि इस संबंध में कोई खबर नहीं थी, इसलिए इसे विदेशी दुश्मन का आक्रमण नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि अगर यह एक विदेशी दुश्मन का आक्रमण नहीं था, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मानव समुद्री कबीले के साथ युद्ध करने जा रहे थे? यदि यह अतीत में होता तो समुद्री कबीले, जो दबंग होने के आदी थे, के पास इस तरह के विचार बिल्कुल नहीं होते। यदि मनुष्य विद्रोह करना चाहता तो हिम्मत होने पर भी ऐसा करने का साहस नहीं करता। हालांकि मानव जाति के भी 3 अधिपति थे। वास्तव में पूरे फले फूले बादल सागर क्षेत्र में समुद्री कबीले की शक्ति अभी भी मानव जाति की समग्र शक्ति से ऊपर थी। उनके रहने की जगह मानव जाति की तुलना में बहुत व्यापक थी। मानव जाति केवल फलते फूलते बादल सागर क्षेत्र में छिटपुट द्वीपों पर ही जीवित रह सकती थी। यह समुद्री कबीले से बहुत हीन था। पूरे समुद्र में अनंत स्थान और यहां तक समुद्र पर कुछ द्वीपों पर प्रजनन के लिए एक जगह के रूप में उनका कब्जा था। इसलिए मानव जाति की ताकत हमेशा सी रेस की ताकत से हीन रही है। यह भी कारण था कि 3 अधिपतियों के बीच मानव जाति समुद्री जाति की तुलना में बहुत कम महत्वपूर्ण थी। वे मानव जाति से हीन थे, इसलिए यह स्वाभाविक ही था। लेकिन अब यह अलग था। वर्तमान फले फूले मेघ सागर क्षेत्र में समुद्री कबीले की शक्ति में सूक्ष्म परिवर्तन हुए थे। येज़िवेन के हाथों लगभग 100 लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म विशेषज्ञों की मृत्यु के साथ समुद्री कबीले की शक्ति को भारी झटका लगा। 100 से अधिक ट्रांसेंडेंस रियल्म विशेषज्ञों ने सी रेस के ट्रांसेंडेंस रियल्म विशेषज्ञों के लगभग आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया। यहां तक अगर सी रेस को ताकत में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ तो यह लगभग उन सभी को खोने जैसा ही था। इस समय यह कहा जा सकता है कि फले फूले बादल सागर क्षेत्र में समुद्री कबीला सबसे कमजोर था। इस बात की बहुत संभावना थी कि मानव जाति कुछ करने का अवसर लेगी। यह सोचकर समुद्र कबीले के कई सदस्य भयभीत हो गए।
हालांकि तीन अधिपति समुद्र कबीले के सिर पर दबाव डालने वाले पहाड़ थे, बड़ी और छोटी दोनों सेनाएं उनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शोषित होंगी। तीन अधिपति भी अपने अस्तित्व और विकास की रक्षा के लिए समुद्री कबीले के लिए एक ढाल थे। तीन अधिपतियों के बिना पूरे समुद्री कबीले की स्थिति सबसे मौलिक परिवर्तन से गुजरेगी। विशेष रूप से उन सभी ने देखा कि मिलियन मजबूत ताओ सेना वास्तव में लुप्त होती छाया जहरीली मगरमच्छ कबीले की मांद की दिशा में बढ़ रही थी। इससे यह अफवाह फैल गई कि मानव जाति समुद्री वंश के साथ और भी जोर से युद्ध करने जा रही है। मिलियन मजबूत ताओ सेना के बीच कई लोगों ने कई अत्याचारी आभाओं को महसूस किया। कई परिचित लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म विशेषज्ञ भी उनके बीच दिखाई दिए, जिन्होंने अफवाह की और पुष्टि की। जब तक मानव जाति समुद्री कबीले के साथ युद्ध में नहीं जाना चाहती थी, वे इतने भयानक विशेषज्ञों को कैसे भेज सकते थे? इस समय संपूर्ण फलता फूलता बादल सागर क्षेत्र अराजकता की स्थिति में था। डर के मारे सब चुप रहे। कई ताकतों ने अचानक अपने स्वयं के बचाव को मजबूत किया और अपने वंशजों या शिष्यों को वापस बुलाना शुरू कर दिया जो बाहर थे। उनके लिए इन अधिपति बलों के बीच लड़ाई अमरों के बीच की लड़ाई थी और नश्वर लोगों को भुगतना पड़ेगा। वे इस मामले में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे 6 अधिपतियों के बीच कैसे लड़े, वे अभी भी 6 अधिपति थे। जब तक वे सावधान थे, कोई उन्हें गिरा नहीं सकता था। हालांकि ये बल उन अधिपति बलों के साथ तुलनीय नहीं थे। भले ही वे प्रथम श्रेणी के बल थे, वे अधिपति बलों के सामने तोप का चारा थे। एक बार जब दोनों कुलों के बीच युद्ध छिड़ गया, तो क्या वे इससे बाहर रह सकते थे? इतने सालों तक दोनों गुटों में गोत्र युद्ध नहीं हुआ। काफी हद तक मानव जाति को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए समय और अवसरों के बदले में अपने रहने की जगह पर समुद्री कबीले के लगातार अतिक्रमण को सहन करना पड़ा। बेशक कुछ समुद्री कुलों ने बिल्कुल परवाह नहीं की। वे मौत को दावत दे रहे हैं। लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीला और जहरीला ज्वलंत ड्रैगन कबीला हमारे समुद्री कबीले के 2 अधिपति हैं। भले ही उन्होंने मना कर दिया हो, उन्हें आम लोगों द्वारा धमकाया नहीं जाना चाहिए। और तो और केवल कुछ विधि अभिव्यक्ति क्षेत्र के विशेषज्ञों की मृत्यु हुई। उनके पास अभी भी ताओ की एक विशाल सेना है। पुरखों की भूमि में असंख्य अरण्य होते हैं। आक्रमण करना इच्छाधारी सोच है। यदि आप एक साथ नष्ट होने की योजना नहीं बनाते हैं, तो इसके बारे में सोचे भी नहीं। इस विचार को बहुत से लोगों ने पहचाना। वास्तव में यह सच था। 6 अधिपति इतने वर्षों से शांति में थे। हालांकि कुछ छोटे छोटे घर्षण थे, फिर भी कोई कबीला युद्ध नहीं था। यहाँ तक जब येज़िवेन ने 2 कुलों की युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों को मार डाला, तब भी गुई युआन संप्रदाय और दोनों गुटों ने लड़ाई नहीं की। असली कारण यह था कि दोनों कबीले एक दूसरे से डरते थे और एक दूसरे से युद्ध करने की हिम्मत नहीं करते थे। किसी शक्ति को परास्त करना शायद मुश्किल नहीं था, लेकिन उसे पूरी तरह से नष्ट करना असंभव था। वे कैसे नहीं जान सकते थे कि यदि वे बल को पूरी तरह से नष्ट करने में विफल रहे तो उन्हें एक सांप द्वारा काट लिया जाएगा। लेकिन चाहे उन्होंने कुछ भी सोचा हो, ताओ के लाखों सैनिकों की यह सेना अभी भी लुप्त छाया वाले जहरीले मगरमच्छ के कबीले की मांद की ओर बढ़ी। यह सिर्फ साधारण समुद्री कबीले नहीं थे जो घबरा रहे थे। यहाँ तक स्काई स्प्लिटिंग वेल क्लान भी इस समय चौंक गया था। फले फूले बादल सागर क्षेत्र ने इतने सालों तक संतुलन बनाए रखा था। काफी हद तक यह 6 अधिपतियों के बीच संतुलन था। हालांकि समुद्री कबीले मजबूत थे और मानव जाति कमजोर थी, फिर भी यह सामान्य रूप से संतुलित थी। हालांकि एक बार इस मानव के ताओ सेना ने 3 समुद्री कबीलों के अधिपतियों में से किसी एक का सफाया कर दिया, तो यह संतुलन को असंतुलित कर देगा। स्काई स्प्लिटिंग वेल कबीले का ऊपरी सोपानक अचानक घबरा गया। अगर ऐसा होता तो वे कभी चुप नहीं बैठते। आखिर वे भी तो समुद्रकुल के ही थे। हालांकि यह स्पष्ट था कि उन्होंने इस लड़ाई की स्थिति का अनुमान नहीं लगाया था। उनकी राय में अगर अधिपतियों के बीच लड़ाई होती तो भी यह कोई बड़ी बात नहीं होती। इस स्तर की लड़ाई के लिए बहुत लंबे समय के बिना विजेता का निर्धारण करना असंभव होगा। वास्तव में यह सैकड़ों वर्षों या हजारों वर्षों तक भी रह सकता है। उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। वे अपनी चाल चलने से पहले सटीक जानकारी प्राप्त होने तक प्रतीक्षा करेंगे। तब तक चाहे वे किसी भी पक्ष में शामिल हों, यह पर्याप्त से अधिक होगा। यह सिर्फ इतना था कि उन्होंने इस लड़ाई की स्थिति को गलत समझा। प्रतिरोध के दीर्घकालिक युद्ध जैसी कोई चीज थी ही नहीं। ताओ सेना के सामने गुई युआन संप्रदाय के मास्टर ने मोर्चा संभाला और टीम के सामने पहुंचे। दूरी में सी ड्रैगन मैंशन मास्टर और लाइट केव मास्टर थे। ये 3 मानव अधिपतियों के शीर्ष विशेषज्ञ थे। हालांकि उसके पीछे बड़ों का समूह या शक्तिशाली ग्रैंड एल्डर नहीं थे। इसके बजाय यह पेई जिंगचेन था। पेई जिंगचेन, जो पहले से ही ट्रांसेंडेंस दायरे में प्रवेश कर चुके थे, लगभग सभी द्वारा गुई युआन संप्रदाय के अगले संप्रदाय मास्टर होने की पुष्टि की गई थी। अन्य शिष्य जो मूल रूप से उनके विरोधी थे, उन्हें भी ट्रांसेंडेंस क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के बाद समाप्त कर दिया गया था। दोनों पक्षों की तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती थी।
उनमें से सैकड़ों या हजारों साल पहले गुई युआन संप्रदाय के कुछ चौंकाने वाले प्रतिभाएं थे। हालांकि अपने चौंकाने वाले प्रारंभिक चरण के बाद वे अभी भी आधे चरण वाले ट्रांसेंडेंस दायरे के अंतिम चरण के चरम पर थे। वे स्वर्गीय क्लेश से पार पाने में समर्थ नहीं थे। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए भी पारलौकिक क्षेत्र स्वर्गीय क्लेश से गुजरना एक दुःस्वप्न की तरह था। यदि कोई दुर्घटना नहीं होती तो पेई जिंगचेन केवल उम्मीदवारों में से एक होता। उनके बाद गुई युआन संप्रदाय युवा पीढ़ी की कुछ और उत्कृष्ट प्रतिभाओं का पोषण करेगा। फिर इन 10 लोगों में से एक को गुई युआन संप्रदाय के संप्रदाय का नेता बनने के लिए चुना जाएगा। उस समय उनमें से सबसे पुराना भी केवल 2 या 3 हजार वर्ष का होगा। 10,000 वर्षों से अधिक के अपने जीवनकाल की तुलना में वे अभी भी अपनी महिमा के चरम पर होंगे और अगले 1000 वर्षों तक गुई युआन संप्रदाय का नेतृत्व करने में सक्षम होंगे। हालांकि इस बार पेई जिंगचेन को एक दुर्घटना माना गया था। उन्होंने वास्तव में सबसे पहले ट्रांसेंडेंस क्षेत्र में प्रवेश किया। इस बार सेक्ट मास्टर के लिए प्रतियोगिता लगभग सारा रहस्य खो चुकी थी। जब तक पेई जिंगचेन गिरे नहीं तब तक अगला संप्रदाय गुरु वही होगा। यहां तक गुई युआन सेक्ट मास्टर ने भी इसके बारे में पहले ही सोच लिया था। जब तक इस मामले को सुलझाया जाता है और 2 अधिपतियों को एक ही बार में समाप्त कर दिया जाता है तब तक अगली स्थिति पेई जिंगचेन को दी जाएगी। कतार में पेई जिंगचेन की स्थिति गुई युआन सेक्ट मास्टर के बाद दूसरे स्थान पर थी। स्वर्ग की शक्ति, मुझे लगता है कि स्वर्ग की शक्ति आगे है। कोई स्वर्ग के क्लेश से गुजर रहा है, गुई युआन संप्रदाय के मास्टर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। यह देखते हुए कि वे गायब छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले की पैतृक भूमि तक पहुंचने वाले थे, उसने वास्तव में किसी को स्वर्ग के क्लेश से गुजरते हुए महसूस किया। न केवल गुई युआन संप्रदाय के लोगों ने इसे महसूस किया, बल्कि सी ड्रैगन मैंशन और लाइट केव के विशेषज्ञों ने भी इसे महसूस किया। कोई नहीं जानता था कि गुयुआन संप्रदाय के गुरु ने उन्हें क्या लाभ दिया था। वह वास्तव में इन 2 अधिपतियों को समझाने और इतने कम समय में इतने बड़े ताओ सैनिक गठबंधन को इकट्ठा करने में कामयाब रहे। हालांकि ये ताओ सैनिक लगभग हर समय सैनिकों का नेतृत्व करने की स्थिति में थे, लेकिन इतने कम समय में इकट्ठा होना उनके लिए कोई साधारण बात नहीं थी। ये जीवेन, मुझे आशा है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। गुई युआन सेक्ट के सेक्ट मास्टर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कहा। इस बार सी ड्रैगन मैंशन और लाइट केव के विशेषज्ञों को सेना में शामिल होने के लिए राजी करने के लिए उन्होंने एक उच्च कीमत चुकाई। एकमात्र कारण यह था कि वह एक शिवेन में विश्वास करता था। दूसरे शब्दों में, उनका मानना कि उनकी दृष्टि गलत नहीं होगी। एक व्यक्ति जो फलते फूलते बादल सागर क्षेत्र पर हावी हो सकता है, वह किसी भी तरह से बिना सोचे समझे बोलने वाला व्यक्ति नहीं था। साथ ही उन्होंने पेई जिंगचेन की दृष्टि में भी विश्वास किया। यह एक जुआ था, एक बड़ा जुआ। वे इस बात पर दांव लगा रहे थे कि क्या ये शिवेन जो कहता है वह कर सकता है और दोनों कुलों को पंगु बना सकता है। अगर वे गए तो क्या वे वास्तव में गंदगी साफ करने वाले थे। दाव सैनिकों की टुकड़ी उड़ने वाले मार्शल उपकरणों से सुसज्जित थी, इसलिए वे बहुत तेजी से उड़े। कुछ समय बाद वे पहले ही स्वर्ग के क्रोध की सीमा तक पहुंच चुके थे। इस समय अधिक लोगों ने निर्णय लिया कि किसी के क्लेश के पार जाने के बाद स्वर्ग का क्रोध यहां रह गया था। यह जगह वास्तव में लुप्त होती छाया जहरीली मगरमच्छ कबीले की पैतृक भूमि थी। इस स्थान पर क्लेश को पार करने का साहस किसने किया? क्या यह मौत को दावत नहीं दे रहा था? हालांकि जब वे वास्तव में लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले की पैतृक भूमि पर पहुंचे तब भी वे इस दृश्य से गहरे सदमे में थे। मूल रूप से उन्होंने सोचा कि यह असामान्य रूप से भयंकर युद्ध हो सकता है। आखिरकार संपूर्ण लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीला फले फूले बादल सागर क्षेत्र के अधिपतियों में से एक था। उनकी पुश्तैनी जमीन सबसे कड़ी सुरक्षा वाली जगह होनी चाहिए। यहां तक सैकड़ों हजारों कबीले के सैनिक भी लंबे समय तक यहां तैनात रहे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई भी उन्हें तब तक नहीं रोकेगा जब तक कि वे वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले की पैतृक भूमि पर नहीं पहुंच जाते। उस समुद्री क्षेत्र के ऊपर यह गंदगी से कहीं अधिक था। यह एक असुर नरक की तरह था। अनगिनत लाशें समुद्र पर तैरने लगीं। उनकी वेशभूषा को देखते हुए वे वास्तव में वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के कबीले सैनिक सेना थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सघन रूप से भरी हुई लाशों ने एक मोटा हिसाब लगाया। लुप्त हो रहे छाया वाले जहरीले मगरमच्छ कबीले के हजारों वंशज समुद्र में दब गए थे। इन लाशों ने पूरे समुद्र को ढंक दिया। इसके अलावा जलने की गंध आ रही थी। ऐसा लगता था कि हर लाश जली हुई थी, जिससे एक अप्रिय जलती हुई गंध आ रही थी। हालांकि 10,000 मील के दायरे में समुद्र में एक भी याव जानवर ने आने की हिम्मत नहीं की। आसपास के क्षेत्र में स्वर्गीय शक्ति बहुत मजबूत थी। भले ही बड़ी मात्रा में रक्त ने पूरे समुद्र को लाल रंग में रंग दिया था, फिर भी समुद्र में एक भी याव जानवर ने आने की हिम्मत नहीं की। ये समुद्री जानवर स्वर्ग के डर में अधिक प्रत्यक्ष थे और वे समझ गए कि स्वर्ग कितना भयानक था। उनमें से लगभग सभी ने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम किया और वे अपनी सहज प्रवृत्ति से प्रतिबंधित थे, खतरे से दूर रहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे।
उन बुद्धिमान प्राणियों के विपरीत, भले ही उन्हें एक भयानक खतरा महसूस हो, वे आमतौर पर पीछे नहीं हटते। इस दृश्य को देखकर सभी मानव कबीले विशेषज्ञ मदद नहीं कर सके लेकिन गहरी सांस ली। वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन अपनी रीढ़ के नीचे ठंडक महसूस कर रहा था। 6 अधिपतियों के लिए उनके पास 2 तुरुप के पत्ते थे। एक लॉ फेज दायरे का उच्च पद था और दूसरा कबीला सैनिक सेना थी। कबीले की सैनिक सेना एक बल के लिए और भी अधिक खतरनाक थी। यह उनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड भी था। आमतौर पर जब तक यह एक महत्वपूर्ण क्षण नहीं होता तब तक उन्हें आसानी से जुटाया नहीं जाएगा। यह वही तर्क था जैसा कि कहा जाता है, एक बार सैनिकों को तैनात करने के बाद उन्हें 1000 दिनों तक पालना चाहिए। समुद्री कबीले का कबीला सैनिक वास्तव में मानव कबीले के ताऊ सैनिकों के समान था। उनका स्वभाव एक ही था लेकिन नाम अलग था। हालांकि जब उन्होंने अनगिनत कबीले के सैनिकों की लाशें समुद्र में पड़ी देखी तो वे पूरी तरह से डर गए। उनकी पीठ पर ठंडक थी। इन उच्चाधिकारियों के लिए उनकी सबसे बड़ी निर्भरता ताऊ सोल्जर आर्मी थी। यदि यह 2 सेनाओं के बीच की लड़ाई होती तो यह ठीक होता। यदि दोनों सेनाएं उन्माद में थीं तो यह अजीब नहीं होगा, भले ही उन्हें दोहरा नुकसान उठाना पड़े। हालांकि अगर यह एक व्यक्ति के कारण होता है तो यह वास्तव में भयानक होगा, क्योंकि जब किसी व्यक्ति में एक पूरी ताकत को नष्ट करने की ताकत होती है तो वह व्यक्ति एक कीड़ा बन जाता है, एक ऐसा अस्तित्व जो संतुलन को नष्ट कर देता है। ऐसे अस्तित्व के लिए कई लोगों का पहला विचार पालने में उसका गला घोंटना था। हालांकि उन्हें केवल इस समय याद आया कि यह व्यक्ति उस स्तर तक बढ़ गया था जिसे वे रोक नहीं सकते थे। हो सकता है कि अगर उन्होंने उसे उकसाया तो वे गायब होने वाले छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले की तरह खत्म हो जाएंगे। तीनों अधिपतियों के उच्चाधिकारी उस वादे से वाकिफ थे जो ये जीवेन ने उनके जाने से पहले किया था। जब तक वे गंदगी को साफ करते रहेंगे तब तक सब ठीक रहेगा। चूंकि ये जीवेन ने ऐसा कहा था और अब ऐसा कुछ हो गया है, वे लगभग निश्चित थे कि यह ये जीवेन कर रहा था। अगर ये जीवेन ने ऐसा नहीं किया होता तो वे वास्तव में किसी और के बारे में नहीं सोच सकते थे जिसके पास ऐसी क्षमता हो। शायद केवल रहस्यमयी ये जीवेन ही ऐसा कर सकती थी। उसने यह कैसे किया? एक गुई युआन संप्रदाय के कानून घोषणा पत्र दायरे के सर्वोच्च एल्डर ने इस दृश्य को देखा और अचानक उसकी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। सौभाग्य से हमने उसे नाराज नहीं किया, अन्यथा मुझे डर है कि अब हमारी बारी होगी। उसने स्वर्ग के प्रतिशोध का उपयोग किया। उसने इन सभी कबीले सैनिक सेनाओं को मारने के लिए स्वर्ग के प्रतिशोध का उपयोग किया। पेई जिंगचेन ने एक बड़ा अनुमान लगाया। कबीले के सैनिकों की लाशों को देखते हुए कई अवशिष्ट इलेक्ट्रॉन थे। उनकी राय में यह अनुमान सबसे अच्छी संभावना थी। लेकिन जब उसने ऐसा कहा तो सभी को और भी ठंडा पसीना महसूस हुआ। वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि किस तरह का स्वर्ग का प्रतिशोध यहाँ इन सभी कबीलों के सैनिक टुकड़ियों का सफाया कर सकता है। उनमें कई कानून घोषणा क्षेत्र के विशेषज्ञ भी थे, फिर भी वे मौत से नहीं बच सके। साधारण स्वर्ग का प्रतिशोध, यहाँ तक कि कानून के प्रकटीकरण क्षेत्र का स्वर्ग का प्रतिशोध भी इतनी भयानक शक्ति तक नहीं पहुंच सका। वह असाधारण होना तय है। गुई युआन सेक्ट के सेक्ट मास्टर ने अचानक अपना सिर हिलाया और मुस्कराते हुए कहा, शुरुआत में हम चिंतित थे कि हमारे फले फूले बादल समुद्र क्षेत्र में रहने वाले इस तरह के चरित्र से संतुलन बिगड़ जाएगा। यह हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत होगी। अब ऐसा लगता है कि हमने खुद को जरूरत से ज्यादा आंक लिया। एक अजगर को उथले पानी में नहीं पाला जा सकता। छोटे से तालाब में सोने का पलड़ा कैसे टिक सकता है? तूफान का सामना करने के बाद वह एक अजगर में बदल जाएगा। इस तरह के एक राक्षस को समायोजित करने के लिए यह समृद्ध बादल सागर क्षेत्र बहुत छोटा है। वह जल्दी या बाद में निकल जाएगा। हम किस बारे में चिंतित हैं? वह अच्छी तरह जानता था कि स्वर्ग का प्रतिशोध भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है। एक व्यक्ति जितना अधिक राक्षसी होगा, स्वर्ग का प्रतिशोध उतना ही भयानक होगा। स्वर्ग के प्रतिशोध की शक्ति से कुछ सुराग देखे जा सकते हैं। ये जीवेन लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के अंतिम प्रतिरोध को नष्ट करने के लिए स्वर्ग के प्रतिशोध का उपयोग कर सकते हैं। यह पहले से ही स्पष्ट था कि उसका स्वर्ग का प्रतिशोध अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। ऐसा राक्षस कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। इस तरह के पात्र के लिए फलते फूलते बादल सागर क्षेत्र में हमेशा के लिए रहना असंभव था। इस समय समुद्र के तल को देखते हुए सभी की आंखें लाशों और समुद्री जल की परतों में घुस गईं। यह एक शूरा नर्क भी था। यह समुद्र की सतह से ज्यादा बेहतर नहीं था। टूटी हुई जड़ें हर जगह देखी जा सकती थीं। अनगिनत सरणियां क्षतिग्रस्त हो गई थीं। स्वर्ग के प्रतिशोध के हमले के तहत ये सारणियां अंत में इसका सामना नहीं कर सकीं। वे सब नष्ट हो गए। उनमें से कुछ जीवित लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञ येजीवेन नाम के राक्षस द्वारा उनके कबीले में लाए गए आपदा को विलाप करते हुए विलाप कर रहे थे। हालांकि यह स्पष्ट था कि वे भूल गए थे कि उन्होंने अतीत में अनगिनत बार ऐसा किया था। यह ज्ञात नहीं था कि उनके द्वारा कितने कुलों और संप्रदायों का नाश किया गया था। अनगिनत अनाथों और विधवाओं ने इसी तरह चीख पुकार मचाई थी।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब हम यहाँ आएंगे तो हम केवल गंदगी को साफ कर सकते हैं। गुई युआन सेक्ट के सेक्ट मास्टर ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन वह तुरंत खुश हो गए। घटनास्थल से देखते हुए येज़िवेन के पास युद्ध के मैदान को साफ करने का समय नहीं था। वह जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले की पुश्तैनी भूमि पर पहुंच गया। दूसरे शब्दों में, इसमें बड़े पैमाने पर धन होगा। इस समुद्री क्षेत्र में लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीला अनगिनत वर्षों से स्थापित था। इतने वर्षों तक एक अधिपति के रूप में उन्होंने बहुत धन लूटा था। वे अपने कबीले के खजाने में धन का अनुमान लगा सकते थे। यह सोचकर कई उच्च स्तरीय अधिकारियों की सांसें तेज होने लगीं। यह एक ऐसा सौभाग्य था जिसने सभी को ईर्ष्यालु बना दिया था। केवल गुई युआन संप्रदाय ही नहीं, बल्कि सी ड्रैगन मैंशन और लाइट केव के लोग भी तेजी से सांस लेने लगे। हालांकि तीनों सेनाओं के बीच अंतिम चर्चा के बाद उन्होंने गंदगी को साफ करने के लिए 100,000 लोगों को पीछे छोड़ने का फैसला किया। लूट का माल तीनों सेनाओं में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। बेशक वे येकशिवेन के लिए भी एक हिस्सा छोड़ेंगे। इसके अलावा राशि काफी बड़ी थी, केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने येकशिवेन के साथ एक बड़ा सौदा किया था, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि येकशिवेन की ताकत ने उन्हें भयभीत कर दिया था। इसलिए उन्होंने उसके हिस्से का लालच करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि येकशिवेन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन परंपरा के अनुसार उन्हें सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा। बाकी लोग जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले की पैतृक भूमि पर बिना रुके दौड़ पड़े। एक सबक के रूप में वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के साथ, हर कोई अब जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले के बारे में आशावादी नहीं था। उन्हें कोई संदेह नहीं था कि येज़िवेन जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले का सफाया कर सकती है। वे गंदगी को साफ करने और जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले के धन को विभाजित करने के लिए अब वहां पहुंचे। जहरीला फ्लेमिंग ड्रैगन कबीला लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीले से ज्यादा मजबूत था। इसका धन और भी ईर्ष्यापूर्ण था। जब वे जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले की पैतृक भूमि पर पहुंचे तो पैतृक भूमि के ऊपर का आकाश पूरी तरह से स्वर्ग के प्रतिशोध में डूबा हुआ था। येज़िवेन का प्रतिशोध अभी समाप्त नहीं हुआ था। इसके विपरीत यह अभी सबसे तीव्र चरण में प्रवेश कर चुका था। जब उन्होंने येज़िवेन के स्वर्ग के प्रतिशोध को देखा तो उन सभी ने एक गहरी सांस ली। वे लगभग डरे हुए थे। इसके विपरीत लुप्त होती छाया जहरीली मगरमच्छ कबीले की पैतृक भूमि के ऊपर लाशों से भरे समुद्र की स्थिति ने उनका ध्यान आकर्षित नहीं किया। उन्होंने देखा कि येज़िवेन को पौराणिक जानवरों के एक समूह ने घेर रखा है। इनमें से प्रत्येक पौराणिक जानवर एक प्रसिद्ध और क्रूर प्राणी था। ड्रैगन, फीनिक्स, किलिंस, बार्स, बी फैंग और इसी तरह कई प्राचीन खूंखार जानवर भी थे जिनके नाम वे नहीं पहचान सकते थे। ये क्रूर जानवर बिजली से बने थे। उनके शरीर बिजली से चमक रहे थे। उनमें से प्रत्येक ने एक अकल्पनीय क्रूरता का परिचय दिया। यद्यपि वे जीवित प्राणी नहीं थे, फिर भी वे जीवित प्राणियों से अधिक भयानक थे। इसका कारण यह था कि इन खूंखार जानवरों में युद्ध की भावना भरी हुई थी। दूसरे शब्दों में, उनके पास केवल मुकाबला करने की जागरूकता थी। दूसरे शब्दों में, वे केवल लड़ने वाली मशीनों का एक समूह थे। इसके अलावा वे मुख्य रूप से प्राचीन क्रूर जानवरों से बने थे। यह दृश्य उन्हें झकझोरने के लिए काफी था। यदि उनमें से कोई होता तो गुई युआन संप्रदाय के मास्टर भी यह गारंटी देने में सक्षम नहीं होते कि वह इन क्रूर जानवरों में से किसी एक से निपटने में सक्षम होंगे। हालांकि येज़िवेन ने इन खूंखार जानवरों के हमलों के सामने कोई कमजोरी नहीं दिखाई। गर्जन, एक इलेक्ट्रिक ड्रैगन गर्जना और आकाश में उड़ गया। उसका पंजा सीधे येकशिवेन की ओर लपका, जिससे आकाश में खालीपन फट गया। यह असली ड्रैगन पंजा था। मानव मार्शल आर्ट में ड्रैगन पंजा की नकल असली ड्रैगन पंजे के सामने इतनी हास्यास्पद थी। यह असली ड्रैगन पंजा जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। यह पंजा किसी पहाड़ को सीधे चूर्ण में कुचल सकता था। यह एक अवर्णनीय भयावह दृश्य था। उस बिजली वाले अजगर के पंजे की ताकत बिना किसी समस्या के एक ही पंजे के प्रहार से आकाश और पृथ्वी को भी चकनाचूर कर सकती है। इस समय येज़िवेन, जो उसके सामने थी, के शरीर पर विभिन्न आकारों के अनगिनत घाव थे। कुछ खरोंचें इतनी स्पष्ट थीं कि उनकी हड्डियां भी देखी जा सकती थीं। हालांकि नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से घाव तेजी से ठीक हो रहे थे। भले ही येज़िवेन चोटों से भर गया था, फिर भी उसने कमजोरी दिखाने का जरा सा भी इरादा नहीं दिखाया। उसके शरीर में खून लगातार उबल रहा था और गरज रहा था, मानो वह कोई हरकत करने के लिए तैयार हो। उनका अत्याचारी शरीर मूल रूप से इन प्राणियों के खिलाफ सहज रूप से अत्याचारी निकायों के खिलाफ लड़ने के लिए जाली था। वह इस समय कैसे पीछे हट सकता था? यह हाउटियन और जियांटियन के बीच की लड़ाई थी। हालांकि इनमें से एक से अधिक खूंखार प्राणी थे, फिर भी उसका पीछे हटने का जरा सा भी इरादा नहीं था। अनगिनत मात्रा में स्टार पावर उसके हाथ में संघनित हो गई, जिससे उसके हाथ में एक विशाल गोला बन गया। इसके बाद उन्होंने जमकर मुक्का मारा। बूम! बीच हवा में एक मुट्ठी और एक पंजा में जोरदार टक्कर हुई। एक भयानक तेज ज्वार की लहर की तरह सभी दिशाओं में बह गया। तारों की शक्ति के साथ मिश्रित विद्युत प्रकाश में बेतहाशा उतार चढ़ाव आया।
लाइटनिंग ड्रैगन को एक पल में दूर उड़ते हुए भेजा गया था और उसके पूरे हाथ को येज़िवेन ने उड़ा दिया था। अत्याचारी होने पर भी इस बिजली के अजगर के पास भौतिक शरीर नहीं था। इसलिए यह तथ्य कि बिजली की ऊर्जा को इस हद तक संघनित किया जा सकता है पहले से ही उसकी अपेक्षाओं से परे था। वह जानता था कि उसका शरीर बहुत शक्तिशाली है। यह उनकी खेती का मौलिक तरीका था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह किस तरह की मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है। यह अत्याचारी शरीर की अत्याचारी ताकत पर आधारित था। इसकी तुलना देवताओं और असुरों से की जा सकती थी। उसने राक्षसों के जानवरों, समुद्री जानवरों, शैतान जाति के दिव्य हथियारों और औजारों की परवाह नहीं की। हालांकि येज़िवेन के मुंह से वह हाथ उड़ गया था, अनगिनत ऊर्जा अभी भी उसके शरीर में घनीभूत हो रही थी और धीरे धीरे ठीक हो रही थी। इन प्राणियों के पास भौतिक शरीर नहीं था। हालांकि भौतिक शरीर न होने के भी अपने फायदे थे। अन्यथा येज़िवेन के मुंह से अपनी बाहों को उड़ा लेने के बाद उनके लिए उबरना आसान नहीं होगा। हालांकि इससे पहले कि वह पीछा करना जारी रख पाता, अन्य अत्याचारी जीव पहले ही भाग चुके थे। उसने तुरंत अन्य बिजली के प्राणियों के साथ खुद को युद्ध में झोंक दिया। यह दृश्य आधे दिन से अधिक समय तक चला था। हर बार वह केवल उन्हें पंगु बना सकता था, लेकिन उन्हें मारने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि अन्य निडर जानवर ऐसे मौके को नहीं जाने देंगे। लड़ाई में देरी हुई, अन्यथा इनमें से कोई भी निडर जानवर उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। यदि वे एक एक करके दिखाई देते तो लड़ाई बहुत पहले समाप्त हो जाती। हालांकि स्वर्ग का प्रतिशोध जाहिर तौर पर येज़िवेन को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। लड़ाई अभी भी जारी थी। येज़िवेन जैसे अत्याचारी शरीर के साथ भी वह कई बार घायल हुआ। वह गारंटी नहीं दे सकता था कि वह घायल नहीं होगा। दूरी में 3 अधिपति बलों की ताऊ सेना केवल स्वर्ग के प्रतिशोध के बाहर रह सकती थी और प्रवेश करने का साहस नहीं करती थी। इस प्रकार के स्वर्गीय क्लेश ने उन्हें पूरी तरह से भयभीत कर दिया था। उन्होंने ऐसा भयानक स्वर्गीय क्लेश पहले कभी नहीं देखा था। किस प्रकार का स्वर्गीय क्लेश एक अधिपति वंश का विनाश कर सकता है। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि वास्तव में प्राचीन दैवीय जानवर थे। ये प्राचीन दैवीय जानवर जो स्वर्गीय क्लेश से सघन थे, भले ही उनकी तुलना वास्तविक दैवीय जानवरों से नहीं की जा सकती, उन्हें बहुत दूर नहीं होना चाहिए। इस तरह की लड़ाई में वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। इसके अलावा वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले और जहरीले फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले का दुखद अंत उनके सामने रखा गया था। वे अपना सबक कैसे नहीं सीख सकते थे। इसलिए लाखों लोग केवल येज़िवेन का प्रतिशोध देख सकते थे। येज़िवेन के शरीर में अत्याचारी शरीर शास्त्र भी पागलपन से चल रहा था। 9 छिद्रों के दिव्य अमृत की शेष अमृत शक्ति उसके अंगों और हड्डियों में बेतहाशा फैलने लगी। उसके शरीर में महाशक्ति का संचार हुआ। हर बार जब उसे कोई झटका लगता तो अमृत की शक्ति थोड़ी पिघल जाती और उसकी ताकत थोड़ी बढ़ जाती। यह एक बहुत ही सीधा सुधार था। वह धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था। उसका अत्याचारी शरीर लंबे समय से 9वें स्तर में प्रवेश कर चुका था, लेकिन वह 10वें स्तर तक आगे नहीं बढ़ पाया था। ऐसा लग रहा था कि शांति मिल गई है, लेकिन अब इन स्वर्ग के प्रतिशोध और 9 छिद्रों वाले दिव्य अमृत की अमृत शक्ति के तड़के के साथ इसमें थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया उसके शरीर पर घाव कम होते गए। हालांकि कोई आवश्यक अंतर नहीं था, इसे निश्चित रूप से मात्रात्मक परिवर्तन माना जा सकता था। इतना मजबूत, यह आदमी वास्तव में असामान्य है। कोई आश्चर्य नहीं कि हम उसे हरा नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो। पेई जिंगचेन ने रेट्रिब्यूशन ट्रांसेंडेंस में येज़िवेन की आकृति को एक प्राचीन अधिपति के पुनरुत्थान की तरह देखा और बड़बड़ाने के अलावा खुद को नहीं रोक सका। हालांकि वो जानता था कि येज़िवेन मजबूत है, वो येज़िवेन का विरोधी होने से बहुत दूर था। येज़िवेन ने बड़ी संख्या में लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले और जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले के सिर भी काट दिए थे, लेकिन यह सिर्फ अफवाह थी। उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। अब जब उसने उस स्थिति को देखा था जब वह स्वर्गीय क्लेश से गुजर रहा था, तो अंत में वह समझ गया कि भयानक होने का क्या मतलब है और राक्षस होने का क्या मतलब है। उसका क्लेश पहले से ही एक सामान्य व्यक्ति के क्लेश से कहीं अधिक शक्तिशाली था। हालांकि येज़िवेन के क्लेश की तुलना में फीका पड़ गया। इनमें से कोई भी बिजली वाला जानवर उसे आसानी से मार सकता था। यदि उसका क्लेश इतना भारी होता तो वह निश्चय ही मर जाता। येज़िवेन की ताकत हवा से नहीं आई थी। उस स्वर्गीय क्लेश से जिसे उसने पार किया था, यह देखा जा सकता था कि उसने ऐसी शक्ति प्राप्त करने से पहले उतार चढ़ाव का अनुभव किया था। ऐसा लगता था कि येज़िवेन स्वर्गीय क्लेश के बीच पूरी तरह से अचेत अवस्था में गिर गए थे, जिससे उनके शरीर की प्रवृत्ति को उनके कार्यों को नियंत्रित करने की अनुमति मिली, लेकिन फिर भी उनकी हर एक चाल में अभी भी बहुत शक्ति थी। उसका एक आकस्मिक मुख का आसमान को छेद सकता था और उसके द्वारा किए गए हर कदम में मार्शल तरीके के सिद्धांत शामिल थे। तुम अब इस तरह से नहीं चल सकते। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो मुझे डर है कि इन स्वर्गीय क्लेशों के समाप्त होने से पहले तुम थक जाओगे। येमो ने याद दिलाया। येज़िवेन ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। हालांकि हवा और वज्र शक्ति का क्षेत्र भी उसके शरीर के चारों ओर फैला हुआ था।
उन बिजली के अपशकुन जानवरों की गति अचानक उसके डोमेन में धीमी हो गई। वे अभी भी बहुत तेज थे, लेकिन उनकी तुलना उनकी चरम गति से नहीं की जा सकती थी। आम लोगों के लिए यह ज़्यादा कम नहीं हो सकता था, लेकिन ये ज़िवेन के लिए यह काफ़ी था। उसका शरीर एक पल में हिल गया। एक पल में वह एक सुनहरी रोशनी में बदल गया और डिवाइन फीनिक्स के सामने दौड़ पड़ा। हालांकि यह बिजली से बना था, हर पंख चमकीला और सजीव था, चमकीले रंगों से जगमगा रहा था। इस समय येक्षिवेन को भागते हुए देखकर उसने तुरंत अपना मुंह खोल दिया और बिजली के साथ मिश्रित ज्वाला येक्षिवेन की ओर बढ़ी। येज़िवेन के हाथ में तलवार की रोशनी ने सीधे आग को तोड़ दिया। पलक झपकते ही वह पहले से ही लाइटनिंग फीनिक्स के सामने था और उसकी तलवार सीधे नीचे गिर गई। येज़िवेन एक पल के लिए झिझका, फिर अपने अधिकार क्षेत्र को खोल दिया। इस बिजली फीनिक्स की गति धीमी हो गई। वह इस हमले को चकमा दे सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। येज़िवेन की तलवार ने तुरंत उसके एक पंख को 2 भागों में काट दिया। एक लंबी लड़ाई के बाद येज़िवेन ने पाया कि ये बिजली वाले जानवर बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं। चाहे वह गति, शक्ति, काया या जादुई शक्ति हो, वे सामान्य कानून घोषणा क्षेत्र के स्वामी से बहुत ऊपर थे। हालांकि उन सभी में एक बड़ी खामी थी, जो यह थी कि उनके पास उस डोमेन की कमी थी जो एक लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म विशेषज्ञ के पास हो सकता था। हालांकि येज़िवेन ने कानून के घोषणापत्र के दायरे में प्रवेश नहीं किया था और वह झूठे डोमेन को एक डोमेन में नहीं बदल सकती थी, लेकिन यह उन बिजली के जानवरों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त था, जिनके पास एक डोमेन भी नहीं था। इन जानवरों से निपटने के लिए यह काफ़ी था। हालांकि उसने उन्हें अपने डोमेन से मारने की उम्मीद नहीं की थी, फिर भी यह उनके कार्यों में देरी करने के लिए पर्याप्त था। लाइटनिंग फीनिक्स सहज रूप से बचना चाहता था और ठीक होने के लिए समय खरीदना चाहता था, लेकिन येज़िवेन इसे अपनी इच्छा के अनुसार कैसे करने दे सकती थी। उसने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया और उसका पीछा किया। बजना, उसके हाथ में तलवार के इरादे से घनीभूत तलवार अकल्पनीय प्रकाश से खिल उठी। तलवार का इरादा राक्षसी था और अनगिनत तलवारें उबलने लगीं। फिर तलवार की रोशनी झिलमिला उठी और एक विशाल तलवार की रोशनी फूट पड़ी, जिसने लाइटनिंग फीनिक्स के विशाल शरीर को छेद दिया। बूम! तलवार की आभा लाइटनिंग फीनिक्स के शरीर में फैल गई। लाइटनिंग फीनिक्स के पास चकमा देने का समय नहीं था, या यूं कहें कि उसकी गति सीमित थी। यह येक्षिवेन की गति के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता था, इसलिए यह केवल इस गंभीर झटके को झेल सकता था। ये लाइटनिंग डिवाइन बीस्ट बिजली से बने थे और उनकी गति बेहद तेज थी। भले ही येज़िवेन ने टेम्पेस्ट के पंखों की गति को पूरी तरह से प्रकट कर दिया हो, लेकिन वह उनसे केवल थोड़ा ही तेज था। हालांकि जैसे ही वे येज़िवेन की टेम्पेस्ट पावर के दायरे में आए, उनकी गति बहुत सीमित थी। सामान्य लोगों के लिए यह ज़्यादा धीमा नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए यह काफ़ी था। हमलों की यह श्रृंखला तेज और निर्मम थी। येज़िवेन, जिनके पास समृद्ध युद्ध का अनुभव था, ने पहले ही तय कर लिया था कि एक पल में क्या करना है। अन्य डिवाइन लाइटनिंग बीस्ट मदद करना चाहते थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस लाइटनिंग फीनिक्स को येज़िवेन द्वारा हवा में उड़ाया गया और पूरे आकाश में बिजली में बदल गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका पूरा शरीर उड़ चुका था। इसकी मूल स्थिति को बहाल करना जारी रखना असंभव था। आकाश में बिजली की शेष ऊर्जा को भी येज़िवेन ने अपने कब्जे में ले लिया और अपने अत्याचारी शरीर को संयमित करने के लिए अपने शरीर में समाहित कर लिया। स्विश! येज़िवेन फिर से गायब हो गई। जब वह फिर से प्रकट हुआ, तो वह पहले से ही डिवाइन लाइटनिंग ड्रैगन के सामने था। जब डिवाइन लाइटनिंग ड्रैगन ने येज़िवेन को भागते हुए देखा, तो वह तुरंत गुस्से से दहाड़ा। इसने सीधे अपनी पूंछ घुमाई। विशाल पूंछ एक पहाड़ की तरह थी और यह येक्षिवेन की ओर कोड़े मार रही थी। यह वाकई भयानक था। येज़िवेन ने अपना बायां हाथ उठाया और दिव्य बिजली ड्रैगन की पूंछ से मिलने के लिए आकाश को सुनहरी रोशनी से भर दिया। बूम! यह एक और भयानक टक्कर थी। डिवाइन लाइटनिंग ड्रैगन की पूंछ को येज़िवेन के थप्पड़ ने तुरंत काट दिया। बजना! फिर एक और जोर से ठनठनाने की आवाज आई। एक भयानक तलवार का इरादा सीधे विशाल आकाश को पार कर गया। तलवार का इरादा तुरंत डिवाइन लाइटनिंग ड्रैगन के सिर में घुस गया। बूम! डिवाइन ड्रैगन का सिर लगभग फटने ही वाला था। यदि यह एक सामान्य प्राणी होता, भले ही वह एक अजगर ही क्यों न हो, यदि उसके सिर को छेद दिया जाता तो वह मर जाता। हालांकि यह एक लाइटनिंग डिवाइन ड्रैगन था। इसका अपना कोई जीवन नहीं था। यह केवल इसलिए था क्योंकि स्वर्गीय दाव ने इसे युद्ध की चेतना प्रदान की थी कि यह लड़ सकता था। जबकि उसका पूरा शरीर येक्षिवेन की तलवार द्वारा भेदा गया था, उसके विशाल सामने के पंजे, जो कि येक्षिवेन की तुलना में लगभग बड़े थे, फिर भी बिजली की गति से येक्षिवेन की ओर लपके। यह येक्षिवेन को खरोंच कर मारना चाहता था। विस्फोट! तू ज़िवेन चिल्लाया और तलवार से संघनित तलवार उसके हाथ में पूरी तरह से फट जाएगी। लाइटनिंग डिवाइन ड्रैगन का पूरा शरीर, जो पलटवार करने वाला था, अचानक एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। असंख्य तलवार प्रभामंडल ने सीधे उसके शरीर में स्वर्ग के मार्ग की छापों को गला दिया और उसका शरीर सीधे अनगिनत बिजली के बोल्टों में बदल गया। इस समय अन्य लाइटनिंग डिवाइन बीस्ट आखिरकार आ गए।
इस सब का वर्णन करने में काफी समय लगा, लेकिन यह वास्तव में एक फ्लैश में हुआ। दूर से लड़ाई देख रहे ताओ सैनिकों की नज़र में येज़िवेन एक मानव आकार के टायरानोसॉरस की तरह था। वह जहां भी जाता, लाइटनिंग डिवाइन बीस्ट्स वहीं फट जाते। येशिवेन की गति इतनी तेज थी कि वे उसे देख ही नहीं पाए। इस समय केवल कानून घोषणा विशेषज्ञ मुश्किल से कुछ निशान देख सकते थे। केवल गुई युआन सेक्ट मास्टर के स्तर के विशेषज्ञ ही देख सकते थे कि क्या हो रहा है। वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने दिलों में ठंडक महसूस कर रहे थे। हालांकि वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि क्या हो रहा है। यदि वे अपनी जगह पर होते तो वे शायद बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर पाते। वे बिजली दैवी जानवर येज़िवेन के हमले को बिल्कुल भी नहीं टाल सके। येज़िवेन की गति मूल रूप से उनसे तेज थी। यह उल्लेख नहीं है कि उनकी गति हवा और गड़गड़ाहट की शक्ति से बाधित थी। वे येशिवेन की गति का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सके। वे केवल बेबसी से देख सकते थे क्योंकि उनके साथी येशिवेन द्वारा मारे गए थे। हालांकि उनके पास कोई चेतना नहीं थी और उनके लिए दुखी होना असंभव था। वे उत्कृष्ट लड़ाकू प्रतिभाओं से भी संपन्न थे। इस वजह से उन्होंने अपने साथियों को बचाने का फैसला किया, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे निश्चित रूप से एक एक करके येशिवेन से हार जाएंगे। इनलाइटनिंग डिवाइन बीस्ट्स के पास बहुत सारी लड़ाकू प्रतिभाएं और युद्ध का अनुभव था, इसलिए वे लगभग एक पल में ऐसा निर्णय ले सकते थे। हालांकि भले ही वे इस तरह का फैसला कर सकें, वे येशिवेन की गति के साथ नहीं रह सकते थे। अब येशिवेन की गति उनकी गति से बहुत तेज थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, येज़िवेन की हमले की गति बहुत तेज थी और उसने उन्हें बहुत जल्दी हरा दिया। उनके साथी उनके बचाव की बिल्कुल भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। वे केवल असहाय होकर देख सकते थे क्योंकि येशिवेन ने उन्हें हरा दिया था। येशिवेन की आक्रमण गति में कुछ खास नहीं था। इसे तेज, सटीक और निर्मम के रूप में वर्णित किया जा सकता है। वह इन 3 शब्दों पर भरोसा करके इनलाइटनिंग माइथोलॉजिकल बीस्ट्स को हराने में सक्षम था। यह दोनों पक्षों के गुणों के बीच एक प्रतियोगिता की तरह था। येज़िवेन उनसे केवल थोड़ी ही तेज थी। हालांकि इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके जमा हुई भारी असमानता ने उन्हें पूरी तरह से हरा दिया था। येज़िवेन की लाइटनिंग माइथोलॉजिकल बीस्ट्स हार गई थी। मूल रूप से वे येज़िवेन के विरोधी नहीं थे। हालांकि हर बार येज़िवेन उनमें से किसी एक को गंभीर रूप से घायल कर देता था, वह उसे घेरने के लिए दैवीय जानवरों के एक समूह को आकर्षित करता था। जारी रखने का कोई तरीका नहीं था। इनलाइटनिंग डिवाइन बीस्ट के पास भौतिक शरीर बिल्कुल नहीं था। चोटिल हो गए तो कोई बात नहीं, जब तक वे मौके पर नहीं मारे गए तब तक कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आधे दिन तक लड़ने के बाद ये दैवीय जानवर वास्तव में ज्यादा कमजोर नहीं हुए। येज़िवेन भी बहुत स्पष्ट थी कि 10 अंगुलियों को चोट पहुंचाने की तुलना में एक उंगली काट देना बेहतर था। अब जबकि उसे आखिरकार एक अवसर मिल गया है तो वह जल्दी से एक कदम कैसे नहीं उठा सकता था। बूम बूम बूम, हर बार येज़िवेन की आकृति टिमटिमाती और फिर से प्रकट होती, वह एक बिजली के पौराणिक जानवर को टुकड़े टुकड़े कर देता। यह हर बार बेहद रोमांचकारी था। इनलाइटनिंग माइथोलॉजिकल बीस्ट ने उसे हर बार घेर लिया होगा। हालांकि येशिवेन हमेशा बच निकलती थी। भले ही ये बिजली के दैवीय जानवर दौड़कर आए और येशिवेन को घेर लें, येशिवेन ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। हालांकि येज़िवेन को डर था कि वे उसकी लय को बाधित कर देंगे, जिससे वह उस स्थिति में वापस आ जाएगा जहां वह उसे केवल घायल कर सकता था लेकिन मार नहीं सकता था। जैसे जैसे अधिक से अधिक लाइटनिंग डिवाइन बीस्ट्स को येज़िवेन द्वारा मौके पर ही मार दिया गया और येज़िवेन की शक्ति में अवशोषित कर लिया गया, दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर अधिक से अधिक असंतुलित हो गया। ये लाइटनिंग डिवाइन बीस्ट धीरे धीरे येशिवेन के लिए खतरा कम होता गया। उनकी गति येशिवेन की गति के साथ बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकती थी, खतरा होने की तो बात ही छोड़िए। बूम बूम बूम, लाइटनिंग डिवाइन बीस्ट लगातार उसके द्वारा मारे गए। वे येज़िवेन के विरोधी बिल्कुल भी नहीं थे। बूम, अंत में जैसे ही आखिरी बाइजे को येज़िवेन ने मार डाला, स्वर्ग के प्रतिशोध ने अंत में पारित होने के संकेत दिए। आसमान में बादल भी धीरे धीरे कम होने लगे। येज़िवेन की आभा आखिरकार बिना किसी बाधा के पागलों की तरह उड़ने लगी। हाफ स्टेप लॉ फेज ले पीक, प्रारंभिक कानून चरण दायरे। येज़िवेन ने कानून के दायरे में एक झटके में कदम रखा, लेकिन उनकी आभा नहीं रुकी। यह अभी भी बढ़ रहा था। उनके शरीर में मौजूद 9 छिद्रों वाले दिव्य अमृत की औषधीय शक्ति उनके शरीर में लगातार पिघल रही थी। पहले जब येज़िवेन केवल एक आधा कदम कानून चरण क्षेत्र था, वह 9 छिद्रों वाले दिव्य अमृत की औषधीय शक्ति को पूरी तरह से पचा नहीं सका था। दूसरे शब्दों में, उन्होंने 9 छिद्रों वाले दिव्य अमृत की औषधीय शक्ति को बहुत धीरे धीरे पचा लिया। लेकिन अब उसने कानून के चरण में एक झटके में कदम रख दिया था। पहले की तुलना में उनकी ताकत कई गुना ज्यादा मजबूत थी। यह भी कहा जा सकता था कि मौजूदा येशिवेन एक मुक्के से उसके 10 लोगों को मार सकती थी। ताकत में अंतर इतना बड़ा था। मूल रूप से वह केवल 9 छिद्रों वाले दिव्य अमृत को धीरे धीरे पचा सकता था और यहां तक इसे पचाने के लिए बाहरी हमलों का भी उपयोग कर सकता था। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल अलग थी।
वह केवल पर्यवेक्षण व्यक्तिशास्त्र को परिचालित करके 9 छिद्रों वाले दिव्य अमृत की औषधीय शक्ति को भी जल्दी से अवशोषित कर सकता है। उसकी ताकत तब तक बढ़ रही थी जब तक कि वह कानून के चरण के दायरे के पहले स्तर के चरम पर नहीं पहुंच गया, इससे पहले कि वह रुक गया। उसने अपनी आंखें खोली और अपनी मुट्ठियां भींची। उसके शरीर में उबलने की शक्ति का एहसास बहुत अच्छा था। आधा कदम कानून का चरण क्षेत्र आखिरकार कानून का चरण नहीं था। येज़िवेन ने केवल एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी ताकत दर्जनों गुना बढ़ गई थी। ईमानदार होने के लिए, जब तक कि उसे येज़िवेन जैसे विशेषज्ञ का सामना नहीं करना पड़ा, जो समान स्तर के सामान्य विशेषज्ञों की तुलना में दर्जनों गुना अधिक मजबूत था। अन्यथा, सामान्य परिस्थितियों में, एक कानून चरण क्षेत्र विशेषज्ञ आधे कदम कानून चरण क्षेत्र विशेषज्ञ को पूरी तरह से कुचलने के लिए पर्याप्त था। यहाँ तक पिछले येज़िवेन के पास वर्तमान येज़िवेन के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं था, जिसने कानून के चरण में कदम रखा था। ताओ सोल्जर लीजन, जो दूर से लड़ाई देख रहा था, केवल इस समय येज़िवेन के पास जाने की हिम्मत कर रहा था। हालांकि स्वर्ग का प्रतिशोध लगभग समाप्त हो गया था और हर कोई जानता था कि येज़िवेन स्वर्ग के प्रतिशोध से गुजर चुका है, किसी ने भी येज़िवेन को परेशान करने की हिम्मत नहीं की जब उन्होंने देखा कि वह लगातार सुधार कर रहा था। आखिरकार, यह एक भयानक दानव था जिसने अकेले ही 2 प्रमुख कुलों को नष्ट कर दिया। हाँ, उनके हृदय में यही छवि थी। उनकी मिलियन ताओ सोल्जर लीजन को सामूहिक रूप से भेजा गया था, लेकिन यह केवल गंदगी को साफ करने के लिए थी। वास्तव में, असली मुख्य शक्ति येज़िवेन के हाथों नष्ट हो गई थी। स्वर्ग के प्रतिशोध की शक्ति से येज़िवेन द्वारा उनके कबीले सैनिक सेना को मिटा दिया गया था और उनके सभी कानून चरण क्षेत्र के विशेषज्ञ येज़िवेन के हाथों मारे गए थे। सच कहूं तो, येज़िवेन के हाथों वास्तव में 2 कुलों को नष्ट कर दिया गया था। इस व्यक्ति के लिए जो अपनी शक्ति से एक अधिपति को नष्ट कर सकता था, उसे राक्षस के रूप में वर्णित करना अतिशयोक्ति नहीं थी। इसके अलावा, इससे पहले कि वह प्रतिशोध को पार कर गया, प्रतिशोध के पार जाने से पहले ही वह इतना भयानक था। अब जबकि वह स्वर्ग के प्रतिशोध से गुजर चुका है, यह कल्पना करना कठिन था कि वह किस प्रकार के स्तर तक पहुंचेगा। येज़िवेन ने 3 अधिपति बलों के मिलियन ताओ सोल्जर लीजन पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार आप यहाँ हैं। अल्पविराम। अंततः दोनों अधिपतियों के विनाश का समाचार फैल गया। समूचा फलता फूलता बादल सागर क्षेत्र खामोश था। मौके पर मौजूद सभी हक्का बक्का रह गए। यह बस अविश्वसनीय था, या शायद उनका दिमाग दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्या उन्होंने इसे गलत सुना? यह प्रथम श्रेणी की 2 सेनाओं का विनाश नहीं था। फलते फूलते बादल सागर क्षेत्र में, हालांकि यह अभी भी शांतिपूर्ण था और मानव कबीला और समुद्री कबीला अभी भी मुश्किल से संतुलन बनाए रख सकता था, अगर प्रथम श्रेणी के बल को नष्ट कर दिया जाता तो उन्हें बहुत आश्चर्य नहीं होता। लेकिन इस 2 अधिपति नष्ट हो गए। यह कैसे संभव है? यह एक मजाक होना चाहिए। यह बिल्कुल असंभव है। वास्तव में, समृद्ध बादल सागर क्षेत्र में ऐतिहासिक अभिलेखों की शुरुआत के बाद से समुद्री वंश के 3 अधिपति पहले से ही अस्तित्व में थे। समुद्री कबीले के 3 अधिपति पहले से ही मौजूद थे। मानव कबीले के 3 अधिपति अभी भी वर्षों के दौरान एक एक करके चले गए। तूफान कितना भी बड़ा क्यों न हो, अधिपति सेना कभी नष्ट नहीं हुई थी। उन्होंने इसे गलत सुना होगा। हाँ, उन्होंने गलत सुना होगा। यह कैसे हो सकता है कि अधिपति स्तर की सेनाएं नष्ट हो गईं? इसके अलावा, यह 2 अधिपति स्तर की सेनाएं थीं जो एक ही बार में नष्ट हो गईं। यहाँ तक अगर मानव कबीले और समुद्री कबीले युद्ध शुरू करते हैं, तो एक अधिपति बल को पूरी तरह से नष्ट करने में कम से कम कुछ दशक लगेंगे। अधिपति बल कितना विशाल था? यह कहा जा सकता है कि इसकी जड़ें गहरी थीं। एक एक गढ़ को साफ करने में ही काफी समय लग जाएगा। इस बात का उल्लेख नहीं है कि 2 कुलों की पैतृक भूमि एक अत्यंत खतरनाक जगह थी। यह ठीक इसी वजह से था कि कोई भी यह नहीं मानता था कि भले ही येज़िवेन के हाथों बड़ी संख्या में 2 कुलों के स्वामी मारे गए हों, फिर भी उनके पास एक अधिक शक्तिशाली कबीले की सैनिक सेना थी। जब तक यह कबीला सैनिक सेना थी, वे माउंट ताई की तरह स्थिर रहेंगे। इसलिए जब उन्होंने यह खबर सुनी तो किसी को भी इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। भले ही मानव कबीले के अन्य अधिपतियों ने कार्रवाई की हो और सभी ने ताओ सैनिकों को भेजा हुआ देखा हो, फिर भी उन्हें आने में 3 से 5 साल लगेंगे। कौन जानता था कि नष्ट होना इतना आसान और सरल था? सब दंग रह गए। इस समय कुछ और विस्तृत समाचार भी सामने आए। यह अफवाह थी कि येज़िवेन ने कबीले सैनिक सेना को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए स्वर्ग की प्रतिशोध की शक्ति का उपयोग किया और उसने व्यक्तिगत रूप से उन कानून प्रकटीकरण के स्वामी को मार डाला, जिससे दोनों कुलों ने अपनी सबसे बड़ी निर्भरता खो दी। इस मामले में बाद में आने वाले मानव अधिपतियों की ताओ सैनिक सेना ने केवल गंदगी को साफ करने का काम किया। इसने सभी की कल्पना को पूरी तरह से उलट दिया। मूल रूप से सभी की राय में 3 मानव अधिपतियों के लिए 2 कुलों की पैतृक भूमि पर हमला करने के लिए मुख्य बल होना संभव होना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि अकेले येज़िवेन द्वारा इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। यह वैज्ञानिक नहीं है।
स्वर्ग का प्रतिशोध कितना भयानक है कि उसके पास इतनी भयानक शक्ति है कि उसने दो कुलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। फिर ये ज़िवेन के स्वर्ग के प्रतिशोध की और खबरें लीक हो गईं। देवता नश्वर दुनिया में उतरे, दिव्य सैनिक और सेनापति एक दंडात्मक अभियान पर चले गए और दिव्य जानवरों को प्राचीन काल से पुनर्जीवित किया गया। संक्षेप में, ये ज़िवेन के स्वर्ग के प्रतिशोध को विभिन्न संस्करणों में वर्णित किया गया था। यह लगभग किसी व्यक्ति के देवता बनने के दृश्य जैसा था। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस प्रकार का संस्करण था, बिना किसी अपवाद के ये ज़िवेन असाधारण थी। अफवाहों में वह लगभग एक महान भगवान बन गए थे। बहुत से लोगों की दृष्टि में उनमें और देवताओं में कोई भेद नहीं था। पौराणिक देवता इन अधिपति शक्तियों को नष्ट कर सकते थे और ये ज़िवेन भी ऐसा ही कर सकते थे। हालांकि ये ज़िवेन निश्चित रूप से पौराणिक देवताओं की तरह अच्छी नहीं थी, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। फलते फूलते बादल सागर क्षेत्र में एक भयानक आकृति का जन्म हुआ। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि समूचे फले फूले बादल सागर क्षेत्र का संतुलन नष्ट होने वाला था। अतीत में कई मानव कुलों की तुलना में समुद्री कबीला श्रेष्ठ होने की स्थिति में मूलभूत परिवर्तन आया था। कई मानव विशेषज्ञ उत्साहित थे। अब दोनों पक्षों के बीच शक्ति की तुलना मूल से समान रूप से बदलकर मानव कबीले के पूर्ण ऊपरी हाथ से मेल खाती है। आखिरकार समुद्री कबीले का अधिपति केवल स्काई स्प्लिटिंग व्हेल था, जबकि मानव कबीले के 3 अधिपति थे। कई लोगों की कल्पना के विपरीत 2 अधिपतियों की पैतृक भूमि पर हमला करने पर मानव कबीले को भारी नुकसान नहीं उठाना पड़ा। यह भी कहा जा सकता है कि उन्होंने अनगिनत दौलत इकट्ठी की। भले ही 2 कुलों के धन को 4 भागों में बांटा गया हो, फिर भी यह धन की एक खगोलीय राशि थी। यहाँ तक कि तीनों अधिपति भी इसे पूरी तरह से हजम नहीं कर सके। इस खगोलीय संपदा को पचाने में 100 साल लगेंगे। हालांकि 100 वर्षों के बाद कोई भी मानव अधिपति बल स्काई स्प्लिटिंग व्हेल कबीले को पार कर जाएगा। आखिरकार उन्होंने वास्तव में वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले और जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले की संपत्ति को विभाजित कर दिया। इनका पराक्रम भविष्य में आसमान छूती स्थिति दर्शाएगा। तीनों अधिपतियों द्वारा लूटे जाने के बाद समाचार सुनकर अनगिनत समुद्री कबीले और मानव कुल आए। वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले और जहरीले फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले की पुश्तैनी जमीनों की अच्छी तरह से तलाशी ली गई। उन्हें वास्तव में 3 अधिपतियों द्वारा छोड़ा गया बहुत सारा धन मिला। उन्होंने एक अच्छा भाग्य भी बनाया। इसके अलावा 3 अधिपतियों की तुलना में वे ऐसे लोग थे जो वास्तव में अपने तरीकों में क्रूर थे। उन्होंने पूरे कबीले का संहार किया था। इन अधिपतियों के हाथों 2 कुलों के जीवित सदस्यों में से अधिकांश की मृत्यु हो गई थी। 3 अधिपति वंश अत्यंत शक्तिशाली थे। वे बड़े होने के बाद दोनों कुलों के प्रतिशोध से नहीं डरते थे। हालांकि वे डरे हुए थे। आखिरकार कोई नहीं जानता था कि 2 अधिपति कुलों की नींव कितनी गहरी थी। यदि वे वास्तव में उन्हें राहत की सांस लेने और ठीक होने देते तो वे तीनों अधिपतियों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाते। इस तरह के खतरे से निपटने के लिए उनके पास इतनी गहरी नींव नहीं थी। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह था कि खतरे को होने से पहले ही पालने में दबा दिया जाए। 3 मानव अधिपतियों की तुलना में ये ताकतें सबसे क्रूर और खतरनाक अस्तित्व थीं। जब तक स्काई स्प्लिटिंग व्हेल कबीले, जो किसी रेस के 3 अधिपतियों में से एक था, को खबर मिली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ हो चुका था। 2 कुलों को नष्ट कर दिया गया था और कहा जा सकता है कि मानव जाति के 3 अधिपति एक पुरस्कृत यात्रा से लौटे हैं। उन्हें वाजिब दाम भी नहीं दिया था। उन्होंने केवल गंदगी को साफ किया था और उन्होंने पहले ही इतनी बड़ी फसल काट ली थी। यह कहा जा सकता है कि स्काई स्प्लिटिंग व्हेल कबीला ईर्ष्या और घृणा से भरा हुआ था। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था जो वे कर सकते थे। किसने उन्हें इतनी धीमी प्रतिक्रिया करने के लिए कहा? जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ तक 2 कुलों की पुश्तैनी जमीनों को भी विभिन्न प्रथम श्रेणी की ताकतों और दूसरे दर्जे की ताकतों द्वारा लूट लिया गया था। उन्हें बिल्कुल भी लाभ नहीं मिला। संघर्ष से लाभ उठाने का मूल विचार अब और भी हास्यास्पद लग रहा था। मूल रूप से वे लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले और जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले के साथ युद्ध शुरू करने के लिए 3 मानव अधिपतियों की प्रतीक्षा करना चाहते थे। अंत में दोनों पक्षों को नुकसान हुआ। अंत में वे लाभ उठा सकते थे। आखिरकार दोनों गुटों के पास अभी भी एक उल्लेखनीय आधार था। स्काई स्प्लिटिंग व्हेल कबीला, जो 3 अधिपतियों के समान स्थिति में था, दोनों कुलों की नींव को अच्छी तरह से जानता था। हर कोई जानता था कि नींव कितनी भी गहरी क्यों न हो, येक्षिवेन जैसे सनकी से मिलने के बाद वह बेकार थी। कौन जानता था उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। उन्हें जिस हार की उम्मीद थी वह बिल्कुल नहीं हुआ। यह बोधगम्य था कि समुद्री कबीला अब पूरी तरह से नुकसान में था। जब 3 मानव अधिपतियों ने जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले और लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले से प्राप्त अद्भुत धन को पचा लिया तो उनका जीवन और अधिक कठिन हो जाएगा। यहाँ तक उन्हें फलते फूलते बादल सागर क्षेत्र से पूरी तरह से खदेड़ दिया जा सकता है।
इस बात की बहुत संभावना थी कि फलता फूलता क्लाउड सी रीजन मानव कबीले का क्षेत्र बन जाएगा। अगले महीने समूचा फलता फूलता बादल सागर क्षेत्र अराजक हो गया था। हर कोई लगातार इन मामलों की अंदरूनी कहानी के बारे में पूछताछ कर रहा था, खासकर दो गुटों के अधीन जागीरदार ताकतों के बारे में। इस समय यह देखते हुए कि दो कुलों को नष्ट कर दिया गया था, यह मामला एक निष्कर्ष था। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। वे इस समय केवल नए समर्थकों की तलाश शुरू कर सकते थे। कुछ ने स्काई स्प्लिटिंग वेल कबीले को चुना, जबकि अन्य ने मानव अधिपतियों को चुना। उनके लिए इस समय जाति बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं थी। वैसे भी मानव कबीला कितना भी मजबूत क्यों न हो, क्या वे समुद्र के नीचे अपनी सेना का विस्तार कर सकते थे? आखिरकार मानव कबीले को अभी भी द्वीप पर रहना पड़ा। एक अर्थ में वे अब भी शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकते हैं। इस महीने के दौरान 3 मानव अधिपति भी इस बार प्राप्त अनगिनत धन को पचाने में व्यस्त थे। 4 भागों में विभाजित होने के बाद भी यह धन की एक खगोलीय राशि थी। निश्चित रूप से, जैसा कि पुराने लोगों ने कहा, घोड़ा रात में घास के बिना मोटा नहीं होगा। एक आदमी पैसे के बिना अमीर नहीं होगा। यह अफसोस की बात है कि भविष्य में इस तरह की अप्रत्याशित घटना का सामना करने का मौका नहीं मिल सकता है। वास्तव में समुद्री कबीले के अधिपति के पास केवल स्काई स्प्लिटिंग वेल कबीला बचा था। उन्हें निगलना भी असंभव था। हालांकि वे चाहते थे, वे अच्छी तरह जानते थे कि यह वास्तव में केवल इच्छाधारी सोच थी। इस महीने के दौरान इस घटना का नायक येज़िवेन, जो सबकी आंखों का केंद्र बिंदु था, गायब हो गया था। वह अब सबके सामने नहीं आया। यहां तक गुई युआन संप्रदाय के लोगों के पास भी येज़िवेन को देखने का कोई तरीका नहीं था। केवल कुछ गुई युआन संप्रदाय के उच्च अधिकारी जानते थे कि येज़िवेन, जिन्हें 1 महीने से अधिक समय से नहीं देखा गया था, गुई युआन संप्रदाय की गहराई में अलग अलग जगह में करीब साधना कर रहे थे। बूम! गुई युआन संप्रदाय की गहराई में रक्त के रंग की प्रकाश की किरण आकाश में चली गई। हालांकि यह तुरंत गायब हो गया, जैसे कि यह कभी प्रकट नहीं हुआ था। खून के रंग की इस रोशनी की किरण को देखकर गुई युआन संप्रदाय की गहराइयों से कई अत्याचारी निगाहें उस पर झपट पड़ीं। हालांकि जब उन्होंने इस जगह को देखा तो वे सब दूर हो गए। इस व्यक्ति को उकसाया नहीं जा सका। एक गुप्त स्थान में येज़िवेन अपने हाथों को उसकी पीठ के पीछे करके खड़ा था। उसके एक हाथ में खूनी दायरे का दिल चुपचाप उसकी हथेली के ऊपर तैर रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस दिल के खूनी दायरे को परिष्कृत करना इतना कठिन होगा। मैंने इसे पूरे 1 महीने के लिए परिष्कृत किया है, लेकिन मैंने इसके कार्यों के केवल एक छोटे से हिस्से को ही परिष्कृत किया है। मैंने केवल प्रवेश करने और बाहर निकलने का अधिकार प्राप्त किया है। खूनी क्षेत्र स्वतंत्र रूप से। येज़िवेन ने अपने सामने खूनी दायरे के दिल को एक उदास अभिव्यक्ति के साथ देखा। 1 महीने से अधिक समय तक उनका मुख्य ध्यान खूनी दायरे के हृदय को परिष्कृत करने पर था। जैसा कि चेन चुशन ने कहा, खूनी दायरे का दिल पूरे खूनी दायरे को नियंत्रित करने की नींव और कुंजी था। यदि वह खूनी दायरे के दिल को पूरी तरह से परिष्कृत कर सकता है, तो वह वास्तव में खूनी दायरे का स्वामी बन सकता है और वास्तव में पूरे खूनी दायरे को नियंत्रित कर सकता है। चूंकि उसकी ताकत ट्रांसेंडेंस रियलम फर्स्ट हेवन के शिखर पर पहुंच गई थी, इसलिए थोड़े समय में उसके लिए और प्रगति करना असंभव था। यही कारण है कि उसने अपनी अधिकांश ऊर्जा हृदय के रक्त क्षेत्र को परिष्कृत करने में लगा दी थी। किसने सोचा होगा कि 1 महीने से अधिक समय के बाद वह केवल इतनी कम प्रगति करेगा? यह सामान्य है। आखिरकार यह एक दुनिया का नियंत्रण केंद्र है। अपनी ताकत से इसे परिष्कृत करना इतना आसान नहीं है। ये मोह को आश्चर्य नहीं हुआ और उन्होंने कहा, हालांकि अब जाने का समय हो गया है। ये समृद्ध बादल सागर क्षेत्र अब आपको समायोजित नहीं कर सकता। हालांकि अब जाने का समय है। यह समृद्ध बादल सागर क्षेत्र अब आपको समायोजित नहीं कर सकता। ये मोह के शब्दों ने येज़िवेन को थोड़ा विराम दिया। दरअसल इससे पहले कि वह फले फूले बादल सागर क्षेत्र में आया था, इसका मुख्य कारण यह था कि उसका पीछा उत्तर माउंटेन कबीले के प्रमुख ने किया था। इसके अलावा फलता फूलता क्लाउड सी रीजन उसे समायोजित करने के लिए बहुत छोटा था। समूचे फले फूले मेघ सागर क्षेत्र की नज़रों में वह शायद दूसरों की नज़रों में खटमल जैसा राक्षस बन गया था। यहां तक अगर वह रुका भी तो उसके बढ़ने के लिए ज्यादा जगह नहीं थी। जाने का समय हो गया था। अब पूरा फलता फूलता क्लाउड सी रीजन भी अस्त व्यस्त हो गया था। येज़िवेन की वजह से मूल संतुलन पूरी तरह से नष्ट हो गया था। अब जबकि एक नया संतुलन बनाया जा रहा था, येज़िवेन इसकी परवाह करने के लिए बहुत आलसी थी। तो ज़िवेन ने भी इस बार 2 कुलों के बीच धन के विभाजन में सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त किया था। उसने करोड़ों स्पिरिट क्रिस्टल प्राप्त किए थे। इसके अलावा उन्होंने अनगिनत अन्य खजाने प्राप्त किए थे। इस बार येज़िवेन को लंबे समय तक पर्याप्त स्पिरिट क्रिस्टल नहीं होने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर यह खबर फैलती तो न जाने कितने लोग सहम जाते। कई लोगों के लिए करोड़ों स्पिरिट क्रिस्टल, भले ही वे उड़ाऊ हों, इस जीवन काल में उपयोग नहीं किए जाएंगे। केवल येज़िवेन की रहस्यमयी जगह जैसी कोई चीज, जो एक राक्षस की तरह थी, जो आध्यात्मिक ऊर्जा को खा जाती थी, इतना अधिक उपभोग कर सकती थी।
इसके अलावा प्रबोधन मन प्राचीन वृक्ष के विकास के लिए हर समय भारी मात्रा में आत्मा ऊर्जा के समर्थन की आवश्यकता होती है। ये जीवेन ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसे केवल प्रबुद्ध मन प्राचीन वृक्ष की सामान्य आवश्यकताओं को बनाए रखने के लिए हर साल 100 मिलियन से अधिक स्पिरिट क्रिस्टल का उपभोग करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आवश्यक स्पिरिट क्रिस्टल भी ज्ञानवर्धक मन प्राचीन वृक्ष के निरंतर विकास के साथ तेजी से बढ़ेंगे। यह एक अथाह गड्ढे की तरह था जो लगातार उसके स्पिरिट क्रिस्टल को अवशोषित कर रहा था। इसके अलावा उसकी खुद की खेती भारी मात्रा में स्पिरिट क्रिस्टल के समर्थन से अविभाज्य थी। हालांकि इस अप्रत्याशित लाभ ने उनकी बहुत सारी परेशानियों को भी हल कर दिया। यह जाने का समय है। ये जीवेन ने आकाश की ओर देखा, आह भरी और कहा, इसके अलावा मेरे पास अभी भी एक अंक है। ये जीवेन चुपचाप चली गई, यह समझाने के लिए कि वह जा रहा है। एक संदेश छोड़ने के अलावा उसने कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा। यह देखकर पूरे ओरिजिनल रिटर्निंग संप्रदाय ने राहत की सांस ली। हालांकि साथ ही उन्हें नुकसान का एहसास भी हुआ। उन्हें राहत की वजह यह थी कि वे एक शिवेन की ताकत से बहुत डरते थे, लेकिन साथ ही क्योंकि वे एक शिवेन की ताकत जानते थे, उन्हें उम्मीद थी कि वह रोक सकता है। कम से कम वह बहुत से लोगों को रोक सकता था। कुछ लोग दानव देवता येजीवेन के जाने से खुश थे, लेकिन कुछ लोग दुखी थे। बुई युआन संप्रदाय के अलावा येजीवेन ने फले फूले बादल सागर क्षेत्र में अपने एकमात्र दोस्तों पेई जिंगचेन, जियान वुशुन, बाई हनमो, याओकियान और अन्य के लिए भी एक संदेश छोड़ा। ये कजिवेन के रक्त की दुनिया से बाहर आने के बाद ये कियान पहले ही जा चुका था। बुई युआन संप्रदाय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार वह अपने घर लौट आई थी। वह इन सभी वर्षों के लिए कब्जा कर लिया गया था और उसकी मार्शल शक्ति को सील कर दिया गया था। वह एक पल भी बाहर नहीं रहना चाहती थी। अल्पविराम। असीम सागर के ऊपर दृष्टि में कोई अंत नहीं था। एक सुनहरी आकृति अत्यंत तीव्र गति से समुद्र की सतह को पार कर गई। यह एक चाकू की तरह था जो समुद्र की सतह पर अनगिनत लहरों को काटता था। समुद्र में अनगिनत समुद्री जानवरों के पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। उनके सामने सुनहरी आकृति पहले ही गायब हो चुकी थी। ये जीवेन की गति के प्रभाव में अंतहीन समुद्री हवा एक तेज हवा की तरह थी और लगातार उसके चेहरे के खिलाफ उड़ रही थी। उसके कपड़े लहरा रहे थे और उसकी अभिव्यक्ति असामान्य रूप से गंभीर थी। उसके लिए जब वह आया तो यह असीम समुद्री क्षेत्र एक अत्यंत खतरनाक स्थान था। उसे पार करने का आत्मविश्वास भी नहीं था, लेकिन अब ये समुद्री जानवर उसके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकते थे। साथ ही उसकी रफ्तार पहले से कई गुना तेज थी। जल्द ही असीम सागर क्षेत्र को प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में पार करना संभव हो गया। नॉर्थ माउंटेन लिंग, मरो मत। ये जीवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे फूट पड़े और वह लगभग उसे दबा नहीं सका। भले ही एक लंबा समय बीत चुका हो, फिर भी वह उस समय शेन यानमेई की आंखों में देखे गए भाव को नहीं भूल सका। यह पहली बार था जब उन्हें अपनी शक्तिहीनता से घृणा हुई। वह उसका बदला भी नहीं ले सका। अल्पविराम। स्पिरिचुअल गेट सिटी कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था। ये जीवेन का इसमें दूसरी बार पैर रखना था। हॉकिंग की आवाज उसके कानों में भर गई और हर जगह लोगों की भीड़ थी। जहां तक जाती, लगभग हर कोई योद्धा था। उन कम उम्र के बच्चों को छोड़कर सबसे कमजोर भी एक लीजेंड था। थोड़े मजबूत लोग ऋषि दायरे या महान संत में भी थे। जब लीजेंड योद्धा सड़क पर चलते थे तो वे विशेष रूप से सावधान और विनम्र होते थे। जाहिर है उनकी कोई हैसियत नहीं थी। यह उस समय से अलग नहीं था जब येजीवेन पहली बार आई थी। शायद उस समय येजीवेन अभी भी स्पिरिचुअल गेट सिटी में योद्धाओं की ताकत से बहुत हैरान होगी, लेकिन अब वह लंबे समय से इसके अभ्यस्त हो चुके थे। 3 दिन। मुझे फले फूले बादल सागर क्षेत्र से आध्यात्मिक गेट सिटी तक पहुंचने में केवल 3 दिन लगे। मेरी ताकत में सुधार के बाद वह दूरी जो मूल रूप से एक प्राकृतिक खाई की तरह थी अब महत्वपूर्ण नहीं है, येजीवेन ने कहा। अब सर्वोच्च प्राथमिकता उस उत्तर पर्वतीय लिंक को खोजना है। येजीवेन की आध्यात्मिक इंद्रियां तुरंत पूरे शहर में छाने लगीं। शहर के कई विशेषज्ञों द्वारा बड़े पैमाने पर आध्यात्मिक इंद्रियों को तुरंत देखा गया। हालांकि इस जगह के लिए जहां सबसे मजबूत केवल ट्रांसेंडेंट रियल्म फोर्थ हॉराइजन सिटी लॉर्ड था, इस तरह के एक बड़े पैमाने पर लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म आध्यात्मिक इंद्रियों ने शहर को झकझोर दिया और उन्होंने तुरंत डर की भावना महसूस की। वरिष्ठ, क्या मैं जान सकता हूं कि हमारे आध्यात्मिक गेट सिटी ने आपको कैसे नाराज किया है? वरिष्ठ, यदि आपका कोई अनुरोध है तो कृपया हमें बताएं। हम वरिष्ठों के अनुरोधों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस समय शहर में उत्कृष्ट क्षेत्र के विशेषज्ञ एक के बाद एक बात कर रहे थे। उन्होंने अपना रुख कम कर लिया, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। आखिरकार उनके सामने वह व्यक्ति था जो उनके जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकता था। हालांकि वे नहीं जानते थे कि ये जीवन कितना भयानक था, वे उसकी आध्यात्मिक इंद्रियों से एक अद्वितीय शक्ति महसूस कर सकते थे। प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में यह जंगल का कानून था।
यदि वे पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं होते तो वे केवल एक सच्चे विशेषज्ञ का सामना करते समय अपना रुख कम कर सकते थे। वे केवल आशा कर सकते थे कि वे इस भयानक विशेषज्ञ को क्रोधित नहीं करेंगे, नहीं तो इसकी वजह से पूरा शहर तबाह हो सकता है। ऐसी घटनाएं प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में हर समय हो रही थीं। उनके जैसा एक छोटा शहर केवल प्राचीन बेरेंस महाद्वीप की सीमा पर ही जीवित रह सकता था। किसी भी बड़ी ताकत के संरक्षण के बिना कोई भी विशेषज्ञ उन्हें अपनी इच्छानुसार मार सकता था। वे कुछ नहीं कर सकते थे। हालांकि येशिवेन को उनसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने पूरे शहर को अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से छान लिया। पूरे शहर में अनगिनत लोग येशिवेन की नज़रों में आ गए। इनमें सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कुछ और नस्लें भी थीं। वे मानव क्षेत्र के पश्चिम की ओर खड़े 100 क्लैन अलायंस होने चाहिए। इन लोगों की जातियां एक जैसी नहीं थीं। येशिवेन ने इन लोगों से अपनापन महसूस किया। शोक संतप्त कबीला। उन्होंने उनसे उसी आभा को महसूस किया जो मूल निवासी कबीले ने की थी। क्या तथाकथित 100 क्लैन अलायंस नेटिव क्लान हो सकता है? येशिवेन को थोड़ा शक हुआ। ट्रू मार्शल डोमेन और प्राचीन बेरेंस महाद्वीप बहुत लंबे समय से कटे हुए थे। इतिहास की धूल में बहुत कुछ नष्ट हो गया था। अब बहुत सी बातों की जांच करने का कोई तरीका नहीं था। इस समय येशिवेन को ली फैंग और जियोया की याद आई जो उससे पहले प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में आए थे। उस छोटी लड़की के बारे में सोचते हुए जो कभी बड़ी नहीं हुई, येशिवेन के मुंह पर मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि वह अब कैसे कर रही थी। ली फैंग भी थे। वह एक महत्वाकांक्षी चरित्र था। उन्होंने एक बार दक्षिणी डिपा का आयोजन किया और मूल निवासी कबीले को पुनर्जीवित करने की पूरी कोशिश की। अगर जियोया नहीं होता तो उसके लिए उन चीज़ों को छोड़ना असंभव होता। ली फैंग की ताकत येशिवेन की उस समय की ताकत से कहीं अधिक थी। यह ट्रांसेंडेंट रियलम फर्स्ट लेवल जितना सरल होने से बहुत दूर था। अब जब वह बिना किसी क्षेत्र दमन के प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में आ गया तो उसकी साधना इतने लंबे समय के बाद एक अत्यंत उच्च क्षेत्र में सुधर गई होगी। लेकिन जल्द ही येशिवेन को इन 100 कुलों में से उत्तरी पर्वतीय कबीले के सदस्य मिल गए। उनके पास उत्तरी पर्वतीय लिंग के समान रक्त था, इसलिए येशिवेन उनसे गलती नहीं करेगी। येशिवेन ने अपना बड़ा हाथ फैलाया और अचानक हवा से नीचे गिर गया। भीड़ में छिपे उत्तर पर्वत कबीले के लोगों को तुरंत बड़े हाथ से पकड़ लिया गया। वे अभी भी बहुत सहमे हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। आकाश में जो अनुपम भयानक आकृति वास्तव में उनके लिए आ रही थी, यह सोचकर वे एकाएक कांप उठे, पर फिर भी वे पागलों की तरह कोसते रहे। स्पिरिचुअल गेट सिटी के अन्य विशेषज्ञों ने यह दृश्य देखकर राहत की सांस ली। यह पता चला कि यह उनके लिए नहीं आ रहा था। चूंकि यह उनके लिए नहीं आ रहा था, इसलिए इसे संभालना आसान था। धिक्कार है, तुम नीच इंसान। क्या तुम नहीं जानते कि हम उत्तरी पर्वतीय कबीले से हैं? तुम वास्तव में हम पर हमला करना चाहते हो, एक उत्तरी पर्वत कबीले विशेषज्ञ ने कहा। बूम! उत्तर पर्वत कबीले के विशेषज्ञ को येशिवेन ने मौके पर ही कुचल दिया। येशिवेन की अभिव्यक्ति उदासीन थी और उसकी क्रूर उपस्थिति ने आध्यात्मिक गेट सिटी के विशेषज्ञों को डरा दिया जो इस मामले पर ध्यान दे रहे थे। सब दंग रह गए। यह एक दानव था। हालांकि इस स्थान को अभी भी मानव क्षेत्र के भीतर माना जाता था, वास्तव में इसे पहले से ही किनारे पर माना जाता था। यह 100 क्लैन अलायंस के प्रभाव क्षेत्र के भीतर भी था। नॉर्थ माउंटेन कबीला 100 कबीले गठबंधन में शाही कुलों में से एक था। वे अत्यंत शक्तिशाली थे। अधिकांश लोग जितना हो सके उतना सहेंगे और इन उत्तरी पर्वतीय कबीले के विशेषज्ञों को भड़काने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन उनके सामने यह आदमी, क्या उसे उत्तर पर्वतीय कबीले से कोई गहरी नफरत थी? उत्तरी पर्वतीय कबीले के विशेषज्ञ ने केवल एक बार शाप दिया था और उसे कुचल दिया गया था। अगर उसने कुछ और शब्द कहे तो क्या होगा? यह व्यक्ति कौन है? बहुत से लोग अपने मन में अनुमान लगाने लगे। और कौन इससे अधिक कहना चाहता है? येशिवेन ने थोड़ी तिरस्कार और उपहास के साथ एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। ये उत्तरी पर्वतीय कबीले के मालिक जो येशिवेन के संघनित हाथ में पकड़े गए थे, इस समय बह गए थे। वे सभी समझ गए थे कि येशिवेन के तिरस्कार का क्या मतलब है। 100 क्लान अलायंस का शाही परिवार क्या है? क्या तुम अभी भी मरे हुए कुत्ते की तरह मेरे हाथ में नहीं पकड़े जा रहे हो? शाही परिवार, हास्यास्पद। लेकिन उन्होंने आवाज लगाने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक अगर वे उत्तरी पर्वतीय कबीले के सम्मान को येशिवेन के पैरों तले कुचलते हुए देखते तो वे कुछ नहीं कर सकते थे। फिर मैं पूछूंगा, चूंकि तुम उत्तरी पर्वतीय कबीले से हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि उत्तरी पर्वत लिंग कहाँ है ना? येशिवेन ने पूछा। आप वास्तव में युवा कबीले के मालिक के ठिकाने के बारे में पूछना चाहते हैं? आपका उद्देश्य क्या है? इस समय एक उत्तरी पर्वतीय कबीले के मास्टर से पूछा। बूम! इस उत्तरी पर्वतीय कबीले के मालिक को एक बार फिर येशिवेन की हथेली ने कुचल दिया। खून बह निकला, लेकिन येशिवेन की आंखों की पलकें भी नहीं झपकी। वह बस थोड़ा मुस्कुराया। लेकिन शेष उत्तरी पर्वतीय कबीले के योद्धाओं की नज़र में यह एक राक्षसी मुस्कान के बराबर था।
मैं आपको बताता हूँ, मुझे पता है। एक उत्तरी पर्वतीय कबीला योद्धा आखिरकार इस भयानक माहौल को सहन नहीं कर सका और कहा, युवा, उत्तर पर्वत लिंग अब यहाँ से 1000 मील दूर सुयांग शहर में है। बस आज्ञाकारी सहयोग करें। ये जिवेन मंद मंद मुस्कुराए। तू जिवेन ने उन्हें जाने दिया, सुनहरी रोशनी की एक गेंद में बदल गया और सुयांग शहर की ओर उड़ गया। जल्दी करो, युवा क्लान मास्टर को सूचित करने के लिए एक संदेश भेजें। उत्तरी पर्वतीय कबीले के एक विशेषज्ञ ने जल्दी से कहा और संदेश भेज दिया। धिक्कार है, इस नीच मानव ने वास्तव में इस तरह हमारे उत्तरी पर्वतीय कबीले का अपमान करने का साहस किया। हमें उन्हें इसकी कीमत चुकानी चाहिए और बिना किसी दफन स्थान के मरना चाहिए। अन्य उत्तरी पर्वत कबीले के विशेषज्ञों ने भी रोष व्यक्त किया। उत्तरी माउंटेन कबीले के सदस्य के रूप में वे सभी 100 कबीले गठबंधन में शाही परिवार के सदस्य थे। उनकी ताकत बहुत समय पहले ही पारलौकिक क्षेत्र में आरोहण कर चुकी थी। इसके अलावा आध्यात्मिक गेट सिटी मानव जाति और 100 कबीले गठबंधन दोनों के लिए एक दूरस्थ क्षेत्र था। वे हमेशा एक अस्तित्व रहे थे जो वे जो चाहें कर सकते थे। उन्हें कभी इतनी हानि कब हुई थी? ये जिवेन के हाथों में यह लगभग अपमानजनक था। ये जिवेन के पैरों तले उनकी गरिमा को बेरहमी से कुचल दिया गया था। ये जिवेन, वे निश्चित रूप से उत्तरी पर्वत लिंग को सूचित करेंगे। आकाश में ये मोह एक विद्वान की छवि में बदल गया। उसने ये जिवेन के कंधे पर पैर रखा और कहा, मुझे पता है, मैं चाहता हूं कि वे नॉर्थ माउंटेन लिंक को सूचित करें। ये जिवेन ने उपहास के साथ कहा, इससे मेरा उत्तर पर्वतीय लिंक को खोजने का समय बचता है। क्या उन्हें लगता है कि मैं इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता? सबसे अधिक संभावना है कि उत्तरी पर्वतीय लिंक को समाचार प्राप्त हो गया है। हो सकता है उसने कोई घात लगाकर हमला किया हो। हालांकि इतने कम समय में भले ही वह कुछ लोगों को संगठित कर सके, वह किस तरह के विशेषज्ञ खोज सकता है? यहाँ तक अगर उन्हें कानून अभिव्यक्ति विशेषज्ञ मिल जाता है, तब भी मैं उनसे निपट सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। उत्तरी पर्वतीय कबीले के उन लोगों ने केवल सतह पर आत्मसमर्पण किया, लेकिन वास्तव में वे बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं थे। वह जानता था कि उसके जाने के बाद उत्तरी पर्वतीय कबीले के वे लोग शायद उत्तर पर्वतीय लिंग को तुरंत सूचित करेंगे। हालांकि यह भी ये जिवेन का उद्देश्य था। तो जिवेन की आकृति आकाश में सुयांग शहर की दिशा में उड़ गई। बूम! एक तेज आवाज सुनाई दी और प्रकाश की किरणें आकाश में उड़ गईं और ये जिवेन को पूरी तरह से घेर लिया। यह वास्तव में एक सरणी गठन था। अनगिनत रोशनी वाली दीवारों ने ये जिवेन को मजबूती से उसमें बंद कर दिया। टस्क टस्क, मुझे देखने दो कि कौन मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत करता है। एक अभिमानी और जानी पहचानी आवाज के साथ एक आकृति सबके सामने आ गई। यह ब्रोकेड कपड़ों में एक रईस युवा मास्टर था। उसका एक सुंदर चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें वास्तव में चौकोर पुतलियां थीं। इस समय येक्षिवेन मुस्कुराए। उत्तर पर्वत लिंग, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। जिस क्षण ये जिवेन ने उत्तरी पर्वतीय लिंग को पहचान लिया, उत्तर पर्वतीय लिंग ने भी तुरंत ही ये जिवेन को पहचान लिया। वह अचानक घबरा गया क्योंकि येक्षिवेन ने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी। उत्तरी माउंटेन कबीले के युवा पितामहों में से एक के रूप में उनका जीवन बचपन से ही सुचारू रूप से चल रहा था। वह जो कुछ भी चाहता था उसे पाने में कभी असफल नहीं हुआ और उसे कभी कोई बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ा। जो लोग उसका विरोध करने का साहस करते थे वे उसे हरा नहीं सकते थे, और जो उसे हरा सकते थे वे सभी उसकी पहचान से डरते थे और उसके साथ कुछ भी करने का साहस नहीं करते थे। ये जिवेन पहले थे। न केवल वह पहला व्यक्ति था जिसने उस पर हमला करने का साहस किया, बल्कि वह पहला व्यक्ति भी था जिसने उसे लगभग मार ही डाला था। यदि उसके पिता समय पर नहीं पहुंचे होते तो वह येक्षिवेन के हाथों मर सकता था। लेकिन जिस बात ने उसे और भी भयभीत कर दिया वह यह थी कि उसके पिता ने व्यक्तिगत रूप से उससे कहा था कि येक्षिवेन को मर जाना चाहिए था, और वह व्यक्तिगत रूप से उसके द्वारा मारा गया था। नॉर्थ माउंटेन क्लैन मास्टर कौन था? वह एक सर्वोच्च व्यक्ति थे जिन्होंने उत्तरी पर्वतीय कबीले को नियंत्रित किया। यहाँ तक पूरे 100 कबीले गठबंधन में भी वह एक उच्च कोटि का व्यक्ति था। चूंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कहा था कि उस समय ये जिवेन मारा गया था, तो ये जिवेन वास्तव में मारा गया था। इस व्यक्ति के लिए अपने पिता की धारणा से छिपना असंभव था। वह बहुत हास्यास्पद था। एक पारलौकिक क्षेत्र प्रारंभिक योद्धा अपने पिता की तरह एक कानून प्रकटीकरण क्षेत्र दिवंगत गुरु की धारणा से छिपाना चाहता था। वह कुछ ऐसा था जो बिल्कुल असंभव था। चूंकि वह पहले ही मर चुका था, अब उसके सामने कौन खड़ा था? मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया। मूल रूप से वह भूत और देवताओं में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। अगर कोई मरा तो वह मरा हुआ था, चाहे वह देवता ही क्यों न हो। यदि वह वास्तव में मर गया तो उसके लिए भूत बनना बिल्कुल असंभव था। अब दुनिया में जो दुष्ट भूतों की किंवदंतियां चल रही थीं, वे मरने के बाद सिर्फ एक व्यक्ति की नाराजगी थी। यदि वह वास्तव में मरा था तो वह वास्तव में मरा हुआ था। यहाँ तक उनकी मूल भावना भी नष्ट हो चुकी थी। भूत बनने की नींव भी उसके पास नहीं थी। फिर उसके सामने क्या था?
मैंने आपको लंबे समय से नहीं देखा है, नॉर्थ माउंटेन लिंग। आपको अभी भी मुझे याद रखना चाहिए, ये ज़िवेन ने मुस्कुराहट के साथ कहा। ये ज़िवेन के शब्दों ने नॉर्थ माउंटेन लिंग को तुरंत पुष्टि कर दी कि यह वही व्यक्ति था जिसे उसके पिता द्वारा मारा जाना चाहिए था, जुड़वा भाई या ऐसा ही कुछ नहीं। ये ज़िवेन की मुस्कान उसकी आंखों में भयानक हो गई। अंत में ये ज़िवेन ने उस पर जो छाप छोड़ी वह बहुत गहरी थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह मौत के इतने करीब है। पहली बार उसे पता चला कि अगर वह सावधान नहीं होता तो उसकी भी मौत हो जाती। ऐसे लोग थे जिन्होंने उसे मारने का साहस किया, और ऐसे लोग थे जिन्होंने उत्तरी पर्वतीय कबीले को अपनी आंखों में उसके पीछे नहीं रखा। कुछ लोगों की नज़र में 100 क्लान अलायंस का शाही परिवार बकवास्ती था। घमंडी लापरवाह लोगों से डरते थे और लापरवाह लोग लापरवाह लोगों से डरते थे। उसकी नज़र में उसके सामने यह लड़का उस तरह का व्यक्ति था जिसे अपनी जान की परवाह नहीं थी। हालांकि इस तरह की घबराहट कुछ देर के लिए ही रही। जल्द ही उत्तरी पर्वत लिंग ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह किससे डरता था? ये ज़िवेन पहले से ही सरनी में फंस गया था और उसके लिए बचना असंभव था। अब जब स्थिति बिल्कुल उलझ चुकी थी तो डरने की क्या बात थी? उसकी नज़र में ये ज़िवेन बस एक कैदी थी। क्या ये उसके लिए कुछ कहने की बात नहीं थी कि वो एक शिवेन के साथ जो चाहे करे? तुरंत उसकी अभिव्यक्ति आसान हो गई और फिर वह भयावह रूप से मुस्कुराया। तस्तीस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार जो मुझे परेशान करने आया था वह वास्तव में आप ही थे। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम मेरे पिता के पीछा से कैसे बच निकले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि तुम नहीं मरे, मैं तुम्हें फिर से मरने दूंगा। इस समय उसके पीछे 20 से अधिक उत्तर पर्वत कबीले के स्वामी थे। सबसे कमजोर एक हाफ सटेप लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम मास्टर था और कुछ लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम मास्टर भी थे। यहाँ तक नॉर्थ माउंटेन कबीले में एक हाफ सटेप लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम मास्टर की स्थिति बहुत उच्च थी और एक लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम मास्टर को उच्च स्थिति कहा जा सकता था। अकेले उत्तरी पर्वतीय कबीले की ताकत फले फूले बादल सागर क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक अत्याचारी थी। हालांकि इतने कम समय में इतने सारे स्वामी इकट्ठा करने में सक्षम होने के लिए उत्तरी पर्वतीय कबीले की अत्याचारी विरासत स्पष्ट थी। साथ ही इसने उत्तर पर्वत कबीले में उत्तर पर्वत लिंग के महत्व को भी सिद्ध किया। पिछली बार यह विशुद्ध रूप से इसलिए था क्योंकि एक शिवेन ने उसे अचानक पकड़ लिया था। किसी को खोजने का समय नहीं था। अन्यथा अगर ये ज़िवेन की मृत्यु भी हो जाती तो उत्तरी पर्वत लिंग के करीब जाने का कोई रास्ता नहीं होता। हर कोई यह करो, मैं उसे मरना चाहता हूँ। मैं उसे एक मानव औषधि में परिष्कृत करना चाहता हूँ। नॉर्थ माउंटेन लिंग ने उपहास किया और गर्जना की, जैसे कि वह एक शिवेन के सारे गुस्से को लौटाना चाहता हो। इस समय के दौरान मुझे नहीं पता कि आपकी किस तरह की आकस्मिक मुलाकात हुई थी जिसने आपको कानून की अभिव्यक्ति के दायरे में कदम रखने की अनुमति दी, लेकिन यह बेकार है। मैं आपको एक मानव औषधि में परिष्कृत करूंगा। मैं आपके सभी कौशल को परिष्कृत करूंगा और फिर भस्म कर दूंगा उन्हें। हा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि न केवल तुम बल्कि तुम भी मुझे खोजने के लिए वापस आना चाहते थे। ऐसा लगता है कि वह महिला तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टीएस, तुम्हें नहीं पता कि मैं उस समय कितना सहज था। वह महिला अभी तक कुंवारी थी। हा, उत्तर पर्वत लिंग ने उत्तेजक रूप से कहा। ये ज़िवेन ठंडेपन से मुस्कुराए और कहा, अब आप जो कुछ भी कहते हैं वह आपके लिए बाद में और अधिक बुरी तरह से मरने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए है। जिद्दी, नॉर्थ माउंटेन लिंग ने उपहास के साथ कहा। इस समय उसके पीछे उत्तरी पर्वत कबीले के बिजली घरों ने एक के बाद एक सरणी गठन को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। ये ज़िवेन ने तुरंत महसूस किया कि मैट्रिक्स के अंदर एक अज्ञात शक्ति ने उसकी ताकत को तोड़ना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके भौतिक शरीर को चीर देना चाहता हो। दुर्भाग्य से यह अभी भी इस थोड़ी सी ताकत के साथ उसके भौतिक शरीर को अलग करने में सक्षम होने से बहुत दूर था। हालांकि उसका अत्याचारी शरीर अभी तक 10वें स्तर में प्रवेश नहीं किया था, लेकिन यह उसी रैंक के एक अजगर को मारने के लिए पर्याप्त था। इस स्तर की शक्ति से उसे अलग करना असंभव था। आप मुझे एक मानव दवा में परिष्कृत करना चाहते हैं? यह हास्यास्पद है। सिर्फ आपके साथ। आपको शायद बहुत गर्व है कि आप मुझ पर घात लगा सकते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि यह वास्तव में मेरी योजना है। अगर किसी ने आपको सूचित नहीं किया तो कैसे क्या आप आसानी से मेरे पास व्यक्तिगत रूप से आ सकते हैं? तुमने सोचा था कि तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची थी, लेकिन वास्तव में तुम सिर्फ मेरे खिलाफ साजिश रचे गए थे। ये ज़िवेन मुस्कुराए और लापरवाही से कहा। उसकी 5 उंगलियां अचानक मुट्ठी में बंध गईं और अंतहीन सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। एक धमाके के साथ उसने अपने सामने सरनी को उड़ा दिया। उसकी 5 उंगलियां अचानक मुट्ठी में जकड़ गईं और अंतहीन सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। एक धमाके के साथ उसने अपने सामने सरनी को उड़ा दिया। बूम! सरनी की हल्की दीवार जो अभेद्य लग रही थी अचानक हिल गई और एक दरार दिखाई दी। इस समय उत्तरी पर्वत लिंग को अंततः एहसास हुआ कि कुछ गलत था।
इस समय क्या येज़िवेन को बहुत भयभीत नहीं होना चाहिए, अपनी सरनी में कांपते हुए और फिर एक मानव औषधि में परिष्कृत किए जाने के कारण? यही वह स्थिति थी जिसकी उन्हें उम्मीद थी। कौन जानता था कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो ज़िवेन वास्तव में वापस लड़ना शुरू कर दिया। क्या उसे सरनी के चूषण का विरोध करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए? बूम बूम बूम, येज़िवेन ने बार बार अपने मुंह के मारे। उसकी प्रत्येक मुट्ठी ने अंतहीन सुनहरी रोशनी बिखेर दी। उसकी मुट्ठी की ताकत से पूरी जैन पद्धति हिल गई थी। दरार का निशान दिखाई देने लगा और येज़िवेन की लगातार बमबारी के तहत दरार का यह निशान लगातार बढ़ने लगा। धीरे धीरे पूरी हल्की दीवार पर दरारें मकड़ी के जाले की तरह दिखने लगी और केंद्र के रूप में येज़िवेन की मुट्ठी के साथ दरारें सभी दिशाओं में फैल गईं। उसे रोको, अपनी शक्ति बढ़ाओ। इस समय उत्तरी पर्वत लिंग कोलाहल करने लगा। वह पहले से ही थोड़ा घबराया हुआ था और वह अब पहले जैसा शांत नहीं रहा। येज़िवेन ने उसे जो भयानक यादें दी थीं, वे आखिरकार इस समय उसके पास आ गईं। उसके लिए वे नरक की स्मृतियों के समान थे। अगर येज़िवेन टूट जाती है तो यह अच्छा नहीं होगा। किसी कारणवश उसके मन में यह विचार अचानक कौंध गया। भले ही वह देख सकता था कि येज़िवेन के पास केवल कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र के पहले स्तर की ताकत थी और उसके पास कानून घोषणा क्षेत्र के पहले स्तर पर कई विशेषज्ञ थे, फिर भी असुरक्षा की भावना सीधे तौर पर उभरी। मुझे रोकना चाहते हो? येज़िवेन ने उपहास किया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके हाथ सीधे अंतहीन सुनहरी रोशनी बिखेर रहे थे। उन दरारों के साथ साथ पूरा व्यू सीधे उसके द्वारा फट गया था। बजना, एक जोरदार खनखनाहट के साथ एक अद्भुत तलवार की रोशनी ने एक हिंसक दंगे को भड़का दिया और सीधे आसमान से येज़िवेन की ओर गिर गई। गति तेज और निर्मम थी। लगभग जैसे ही येज़िवेन ने व्यू से बाहर निकलना शुरू किया, तलवार की रोशनी ने येज़िवेन के शरीर को ढक लिया। कानून के क्षेत्र के एक विशेषज्ञ जो उनके सबसे करीब थे, ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी और येज़िवेन को मारना चाहते थे। बच्चे, आज अपने आप को बदकिस्मत समझो कि तुम मुझसे मिले भी, मेरा मूड बहुत खराब है। ट्रांसेंडेंस फर्स्ट लेवल के विशेषज्ञ ने उपहास किया और येज़िवेन की तरफ झपटे। जो दुष्टों की सहायता करते हैं वे मृत्यु के पात्र हैं। येज़िवेन ने उपहास किया और एक कदम आगे बढ़ाया। उसके हाथों ने अनगिनत सुनहरी बत्तियां बुझा दी और तलवार की बत्तियों को मौके पर ही कुचल दिया। फिर उन्होंने लॉ मैनिफेस्टेशन रियल मास्टर की ओर आरोप लगाया। पारलौकिक क्षेत्र के पहले स्तर के विशेषज्ञ को अचानक ऐसा लगा जैसे कोई क्रूर जानवर उसे घूर रहा हो। वह बिल्कुल नहीं चल सकता था। फिर उसने महसूस किया कि उसका शरीर एक भयानक शक्ति से फटा जा रहा है। टकराना, तेज आवाज के साथ उसका पूरा शरीर उसकी मूल आत्मा के साथ दो भागों में फट गया। उसका शरीर आसमान से नीचे गिर गया। तुम नॉर्थ माउंटेन लिंग ने येज़िवेन को अविश्वास से देखा, जैसे उसे अपने सामने के दृश्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक ट्रांसेंडेंस फर्स्ट लेवल विशेषज्ञ मौके पर ही फट गया था। यह सबसे अविश्वसनीय चीज देखने जैसा था। येज़िवेन ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के पहले स्तर पर सिर्फ एक योद्धा थी। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि येज़िवेन एक चाल में प्रथम स्तर के पहले स्तर के विशेषज्ञ को चीरने में सक्षम होने के लिए कितनी शक्तिशाली थी। इस अवधि के दौरान, क्योंकि वह कुछ साल पहले येज़िवेन द्वारा प्रेरित किया गया था, वह पूरी तरह से समझ गया था कि कभी कभी उसके पीछे की शक्ति बहुत उपयोगी होती है और लोगों को उस पर हमला करने से हिचकिचा सकती है। हालांकि हमेशा कुछ ऐसे लोग थे जो अपने पीछे के बल की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे और उन्होंने अपने पिता उत्तरी पर्वत कबीले के नेता की शक्ति की परवाह नहीं की थी। ऐसे लोगों का सामना करते समय यदि उसकी स्वयं की शक्ति पर्याप्त अत्याचारी नहीं होती तो वास्तव में वह कुछ भी नहीं कर सकता था। क्या उसे हर बार बचाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था? क्या होता अगर ऐसा होता जब उसका पहले येज़िवेन से सामना हुआ होता और उसके पिता के पास उसे बचाने का समय नहीं होता? तब उसे क्या करना चाहिए? इसलिए उसने हाल के वर्षों में अपनी साधना को आगे बढ़ाया था, लेकिन वह केवल अर्धचरणीय नियम अभिव्यक्ति क्षेत्र तक ही पहुंचा था। युवा पीढ़ी के शीर्ष स्वर्ग के पसंदीदा के लिए यह ताकत केवल मध्य के निचले भाग में हो सकती है। हालांकि उसके लिए, जो हमेशा अधर्म से जीवन का आनंद ले रहा था, उसके लिए प्रगति करना पहले से ही दुर्लभ था। वैसे भी 100 क्लैन एलायंस के शाही परिवारों में से एक के रूप में नॉर्थ माउंटेन क्लान के पास अंतहीन संसाधन थे, इसलिए जब तक वह थोड़ी मेहनत करने को तैयार था, उसकी ताकत इससे कहीं अधिक होगी। हालांकि यह स्पष्ट था कि पिछले कुछ वर्षों में उनकी प्रगति एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई थी जहां उन्हें भी लगा कि यह अच्छा है। हालांकि येज़िवेन की प्रगति की तुलना में यह केवल महत्वहीन थी। आप में से कोई भी आज नहीं जा सकता, तो ज़िवेन चिल्लाया और पहले ही उत्तरी पर्वत लिंग के सामने दौड़ पड़ा। नॉर्थ माउंटेन लिंग आज उनका मुख्य लक्ष्य था। उसने अपनी हथेली खोली और उसकी हथेली के ऊपर एक कीमती तलवार दिखाई दी। यह पागलपन से घूमने लगा और आसपास की हवा उसकी तलवार क्यूई से कुचली हुई लग रही थी। फिर इस कीमती तलवार को उसने कसकर पकड़ लिया।
उसने तलवार को उत्तर पर्वत लिंग की ओर घुमाया। बूम! बाकी लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सके। ये शिवेन की गति बहुत तेज थी। यहाँ तक खुद नॉर्थ माउंटेन लिंग के पास भी प्रतिक्रिया देने का समय नहीं था। सहज रूप से एक रंगीन दिव्य वस्त्र उनके शरीर में प्रकट हुआ और उसमें उनकी रक्षा की। बूम! एक भयानक तूफान की तरह यह बह गया। नॉर्थ माउंटेन लिंग अचानक तोप के गोले की तरह फट गया। रुकने से पहले उसने सीधे तौर पर कई पर्वत चोटियों को तोड़ा। पफ! हालांकि ये ज़िवेन उसे तलवार से वार करने में नाकाम रही, फिर भी भयानक शक्ति सीधे उसके शरीर में घुस गई, जिससे उसका मुंह से खून निकल आया। उसकी आंखों में खौफ का साया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये शिवेन इतना अत्याचारी होगा। यदि यह 7 रंगों के दिव्य वस्त्र की सुरक्षा के लिए नहीं होता, तो वह ये ज़िवेन की तलवार से मारा गया होता। यह नॉर्थ माउंटेन कबीला वास्तव में समृद्ध है। पिछली बार मैंने तलवार से रंगीन बागे को तोड़ा था, और अब मैंने वास्तव में तुम्हारे लिए एक और एक ले लिया है। ये ज़िवेन ने लंबे ब्लेड को उल्टा पकड़ रखा था और ठंडेपन से कहा। ये शिवेन को नहीं पता था कि यह 7 रंगों वाला दिव्य वस्त्र किस सामग्री से बना है, लेकिन यह बहुत मजबूत था। यहाँ तक इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर के साथ ये शिवेन को 7 रंगों वाले दिव्य वस्त्र को तोड़ने में काफी समय लगा। इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर के बिना ये ज़िवेन रंगीन लबादे को हिला भी नहीं सकती थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि अपने बेटे के हर जगह परेशानी पैदा करने के अहंकारी चरित्र को जानने के बावजूद नॉर्थ माउंटेन कबीले का मुखिया इतना सहज था। इस तरह के वस्त्र की सुरक्षा के साथ, जब तक कि ये ज़िवेन जैसा कोई व्यक्ति न हो जिसके पास इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर न हो, रंगीन वस्त्र को तोड़ना मुश्किल होगा। तू तो गया। जिस क्षण से मेरा रंगीन वस्त्र स्वचालित रूप से मेरे शरीर की रक्षा करेगा, मेरे पिता जान जाएंगे कि मुझे कुछ हो गया है। जल्द ही वह भाग जाएगा। उस समय तुम्हारी भी मृत्यु होगी। बचना नामुमकिन है। हा, मुझे परवाह नहीं है कि तुम पहले क्यों नहीं मरे। इस बार तो बचने के बारे में सोचना भी मत। नॉर्थ माउंटेन लिंग ने हंसते हुए कहा। उसने अपने शरीर में उबलते हुए खून को दबा दिया और ये ज़िवेन को ठंडेपन से देखा जैसे वह उस दृश्य को देख सकता था जब ये ज़िवेन को उत्तरी माउंटेन कबीले के प्रमुख द्वारा मार दिया गया था। आप उसके आने का इंतजार नहीं कर सकते। इससे पहले आप मर जाएंगे, ये ज़िवेन ने उदासीनता से कहा, लेकिन वह अपने दिल में समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछली बार नॉर्थ माउंटेन कबीले का मुखिया इतनी जल्दी आया था। यह पता चला कि इस रंगीन बागे में न केवल शरीर की स्वचालित रूप से रक्षा करने का कार्य था, बल्कि यह स्वचालित रूप से उत्तर पर्वतीय कबीले के प्रमुख को भी सूचित कर सकता था। उत्तर पर्वत कबीले के प्रमुख ने उत्तरी पर्वत लिंग की सुरक्षा के लिए बहुत प्रयास किया था, लेकिन यह व्यर्थ था। इस बार ये ज़िवेन ने उत्तरी पर्वत लिंग को तब तक जीवित नहीं रहने दिया जब तक कि उत्तर पर्वत कबीले का मुखिया नहीं आ गया। हालांकि उन्होंने अब इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर का उपयोग नहीं किया, लेकिन उनकी खेती पहले से कई गुना अधिक मजबूत थी। इससे पहले कि वह नॉर्थ माउंटेन लिंग को एक आवारा कुत्ते की तरह हरा सकता था, इसका मुख्य कारण इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर का अस्तित्व था, जिसने ये ज़िवेन की ताकत में बहुत सुधार किया। वास्तव में ये ज़िवेन उत्तर पर्वतीय लिंग से बहुत हीन था, जो क्षेत्र और सच्ची ताकत के मामले में पारलौकिक क्षेत्र 6ठे स्तर से ऊपर था। ये सिर्फ इतना था कि ये ज़िवेन ने इसे तोड़ने के लिए इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब स्थिति मौलिक रूप से उलट गई थी। उसे रोको। जब तक तुम उसे रोक सकते हो, जब मेरे पिता आएंगे तो तुम सभी को अच्छा इनाम दिया जाएगा। नॉर्थ माउंटेन लिंग ने ये ज़िवेन को गुस्से से देखा और दहाड़ा। इस समय हर कोई आखिरकार एक सपने से जागा हुआ लग रहा था और ये शिवेन की ओर झपटना शुरू कर दिया, विशेष रूप से कुछ लॉ मैनिफेस्टेशन विशेषज्ञ। उन्होंने ये ज़िवेन के शरीर को अपने डोमेन से ढक दिया, उसे डोमेन में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ कमजोर लोग भी डोमेन में फंस सकते हैं और उनके द्वारा मारे जा सकते हैं। और इस समय ये शिवेन ने आखिरकार अपनी चाल चली। उसके हाथ में लंबी तलवार एक आश्चर्यजनक प्रकाश के साथ फूट पड़ी, जिसने आकाश को उसी स्थान पर भेद दिया। उसने सीधे अपनी चाल चली और उत्तरी माउंटेन कबीले के एक आधे चरण के कानून घोषणापत्र विशेषज्ञ पर हमला किया, जो सबसे पहले भाग गया था। पफ! हाफ सटेप लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम नॉर्थ माउंटेन क्लान विशेषज्ञ के गले से खून का एक धब्बा निकला। खून खंभे की तरह बिखर गया। इस समय वह अभी भी अविश्वास में अपनी गर्दन को ढके हुए था। यहाँ तक अगर एक आधा कदम कानून घोषणापत्र क्षेत्र विशेषज्ञ कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में अच्छा नहीं था, तो अंतर इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वह तुरंत तलवार से मारा जाए। इसके अलावा उसने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। क्या उसे डर नहीं था कि दूसरे लोग उस पर झपट्टा मारने का अवसर ले लेंगे? वह अविश्वास में था, लेकिन यह बेकार था। इस तलवार से उसकी जीवत्ता काट दी गई थी। भाई, तुम मौत को दावत दे रहे हो। इस समय कानून घोषणा क्षेत्र के एक विशेषज्ञ ने इस अंतर को पकड़ लिया और दौड़ पड़े। लंबी कृपाण हवा में ये शिवेन की ओर फिसली। डांग! तेज आवाज, जैसे सोने और लोहे के टकराने की आवाज।
हालांकि येज़िवेन ने अपना हाथ उठाया और अपने नंगे हाथों से इस कृपाण प्रकाश को पकड़ लिया।